अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक नए दिन और एक नई सुबह और एक नए हफ्ते के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे और बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जनाब हम तो बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन इस ज़मीन पर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कई दहाइयों से मजालिम के शिकार होते जा रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ फ़लस्तीनी मुसलमानों के हवाले से, जिन पर इसराइली मजालम 7 दहाइयों से जारी हैं। और ये बड़ी ही बदकिस्मती की बात है कि मगरिब और अमेरिका ने हमेशा इन मजालिम पर आंखें बंद किए रखी हैं। और जब इसराइल को नाजायज़ कब्ज़े से नहीं रोका गया था तो निहत्ते फ़लस्तीनी मुसलमानों पर, इसराइली मजालिम पर कोई बात करता था। और क्यों बात करता? और हर साल देखा गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा का ड्रामा अलग से होता है कि एक बयान जारी कर दिया जाता है कि जनाब इसराइल या फ़लस्तीन के तनाज़े पर दुनिया को बड़ी तशवीश है, और उसके बाद बात ख़त्म कर दी जाती है। उसके अलावा कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। अब जब इसराइली मजालिम के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनियों ने अपने दिफा के हथियार उठाया है तो दुनिया को तशवीश हो गई है। और सबको यूक्रेन पर रूस के मजालिम तो याद हैं, अगर नहीं नज़र आएंगे तो अब भी फ़लस्तीन के शहरी इलाकों पर इसराइल की जो बमबारी है वो नज़र नहीं आएगी। इसराइली एयरफोर्स 2 दिन से हस्पतालों, स्कूल या फिर समझ लें कि जो रिहायशी इलाके हैं ना उन पर भी हमला कर रही है। और दुनिया अब भी फ़लस्तीन के बजाय इसराइल की हिमायत करती जा रही है। और कितने ही लोग आप देखें कि अभी भी शहीद हुए हैं और कितने मजालिम उठाए जा रहे हैं फ़लस्तीनी मुसलमानों की जानिब से और इसराइली जो हैं। और बताया ये जा रहा है डेटा के मुताबिक कि 400 से ज़ायद जो फ़लस्तीनी मुसलमान हैं वो इस वक्त शहीद हो चुके हैं इस बमबारी में। अभी तो ये एग्जैक्ट डेटा हमारे सामने नहीं आया है, इससे भी कई जानें ऐसी हैं जो चली गई होंगी और जिनका नहीं पता है। और साथ ही साथ बताया जाता है कि पानी बंद कर दिया गया, बिजली बंद कर दी गई और एक ऐसी सिचुएशन में जनाब उन्हें मुब्तला किया रखा है कि शायद वो जीते जी मर जाएं। बहुत से लोग तो वैसे भी मर गए और बहुत से लोग ज़ख्मी हुए हैं। लाखों की तादाद में लोग ज़ख्मी हुए हैं, हज़ारों की तादाद में लोग मरे हैं इस हमलों में, इस बमबारी के हमलों में, कि उन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी है। घरों के ऊपर जहाँ पे लोग रहते हैं उसके ऊपर बम फेंके गए हैं, स्कूलों के अंदर बम फेंके गए हैं। कि आप इसराइल के आप माइंड सेट देख लें कि वो चाहता है कि फ़लस्तीन जो है या फ़लस्तीनी है वो ज़मीन से ही मिट जाए, वो नज़र ही ना आए। सिर्फ क्या है कि वो जनाब वहाँ पर काबिज़ होना चाहते हैं और फ़लस्तीनी मुसलमान हमारे बहन भाई उनको काबिज़ नहीं होने दे रहे हैं, वो डट कर मुकाबला कर रहे हैं। एक तरफ जनाब ये इसराइल और फ़लस्तीन की जंग चल रही है पिछले 7 दहाइयों से, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे जो कश्मीरी बहन भाई हैं वो भी जिद्दोजहद कर रहे हैं। वो भी अपनी आज़ादी के लिए जनाब अपना लहू जो है ना वो भी गवा देते हैं। अपने जवान बेटे, माएँ जो अपने बेटे, बहनें अपने भाई, बीवियां अपने शौहर गवा देती हैं और उफ तक नहीं करती हैं। और उनके हवाले से भी अक़वाम मुत्तहिदा कोई आवाज़ नहीं उठाता है जिस तरह फ़लस्तीन के हवाले से कोई आवाज़ नहीं उठाई जाती है। क्योंकि ये आजकल चीज़ें चल रही हैं तो इस पर अवेयरनेस देना, इस पर आवाज़ उठाना मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कहते हैं ना कि जनाब कतरे कतरे से ही दरिया बनता है, तो शायद हम लोग आवाज़ उठाएं, मिलकर आवाज़ उठाएं तो कुछ हो सके, कुछ इक़दामात, कुछ इनिशिएटिव्स लिए जा सके इनके हक़ के हवाले से। तो आज अभी आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ये तो कुछ फ़लस्तीनी बहन भाइयों के हवाले से थे कि हम हमेशा उनके साथ हैं, अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ और अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ, और हमेशा साथ ही डटे रहेंगे। तो अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ मज़ीद बात कर लेते हैं। तो आज वर्ल्ड पोस्ट डे जनाब मनाया जा रहा है, और वर्ल्ड पोस्ट डे को मनाने का मकसद है कि अवाम में डाक के निज़ाम और इसकी खिदमात के हवाले से शऊर और आगाही पैदा करना। जहाँ दौर जदीद में टेलीफ़ोन, मोबाइल और कंप्यूटर्स ने हमारे राब्तों में बड़ी आसानी पैदा कर दी है, वहीं पाकिस्तान पोस्ट ने भी कोरियर सर्विसेज,
सेम डे डिलीवरी और इंटरनेशनल कुरियर की नई सहूलियात भी मुतारिफ़ कराई हैं। और 9 अक्टूबर 1874 को आलमी सतह पर यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का एक क़याम भी अमल में आया और इस यूनियन में पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 192 ममालिक शामिल हैं। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आलमी यौम डाक पर तकरीबात का इनकाद भी किया जाता है। और बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि हमारा जो पोस्ट का निज़ाम है वो दौर जदीद के हिसाब से मुताबिकत नहीं रखता है। तो आज के शो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों हम पोस्ट के निज़ाम में इतना पीछे रह चुके हैं और कैसे हम अपने पोस्ट के निज़ाम में बेहतरी लाई जा सकती है और इस जदीद दौर की जनाब उसको किस तरह मीट कर सकते हैं। नई इन्वेंशंस इसके अंदर क्या क्या लेके आई जा सकती है, कौन कौन से नए इनिशिएटिव्स हमें लेने की ज़रूरत है नए दौर के हिसाब से उसको मीट करने के लिए। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद है शाहिद इकबाल ठेठिया साहब हैं जो कि असिस्टेंट पोस्ट मास्टर जनरल लाहौर हैं। शाहिद साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? शुक्रिया मैम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे खुशी है कि पाकिस्तान पोस्ट को वर्ल्ड पोस्ट डे के हवाले से यहाँ पे बुलाया गया और पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए मुझे मेरे पोस्ट मास्टर जनरल ने यहाँ पे भेजा है। अच्छा, दूसरा शायद सबसे पहले तो ये मुझे बताइए कि जैसे हम बात करें कि पहले राब्ते बड़े मुश्किल हुआ करते थे, लोग राहें तकते रह जाते थे कि जनाब कब ख़त आएगा और कब उसका जवाब दिया जाएगा और कब वो वापस जो है ना डाक के अंदर डाल के तो वो भिजवाया जाएगा। अब जो है वो राब्ते बड़े स्क्वीज़ हो चुके हैं, मिनटों में जो है ना वो राब्ते हो जाते हैं हमारे व्हाट्सएप पे, ईमेल के थ्रू या मैसेजेस के थ्रू, इवन तो कि कॉल के थ्रू अब हमारे हो जाते हैं। तो एक तो ये कामयाबी भी है हमारी कि हम टेक्नोलॉजी के साथ साथ इवॉल्व करते जा रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि हमारा जो पोस्ट निज़ाम है उसमें क्या क्या हम कहाँ पर लैग कर रहे हैं या कहाँ पर हम स्टैंड कर रहे हैं अभी भी? मैम, आपका ये क्वेश्चन बहुत अहम है क्योंकि आज के हवाले से मैं ज़रूर ये बताना पसंद करूँगा कि जिस तरह वर्ल्ड पूरी टेक्नोलॉजी की वजह से पोस्टल वर्ल्ड को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने पहले वाली जो कम्युनिकेशन के गैप्स हैं उनको दूर करके एक स्पीड की तरफ ले गए। हर चीज़ जो है बड़ी तेज़ी से डिलीवर हो रही है, आपका मैसेज जो है वो इंस्टेंटली डिलीवर हो, जिस तरह हम SMS की बात करते हैं और व्हाट्सएप की बात करते हैं। तो पिछली एक चौथाई जो सदी है उसमें एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है कि पूरी दुनिया ने एक रेवोल्यूशन देखा है जिसमें हम सोशल मीडिया की बहुत सारी साइट्स की बात करते हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी, एक टूल है और इस टूल को हम अपने तरीके से अपनी ज़रूरियात के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी इसमें कोई हर्डल नहीं है। दुनिया की जो पोस्ट है, अभी जापान जो है सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वहाँ पे है। इसी तरह यूरोपियन कंट्री की बात करें, अमेरिका की करें, तो उसमें वर्ल्ड जो उनकी है पोस्ट जो है उन्होंने उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों को बेहतरीन सर्विसेज देना शुरू कर दी है। अब जब हम मेल ऑपरेशंस की बात करते हैं, बुकिंग, ट्रांसमिशन और डिलीवरी, पहले ये होता था ये मैनुअल सारी चीज़ें होती थी और उसकी वजह से डिले हो जाते थे, लेकिन अब वो उस चीज़ को दूर कर दिया गया और हर चीज़ डिजिटलाइज कर दी गई। एग्जैक्टली दुनिया के जो तरक्की है पोस्ट में उसको देखने के साथ साथ पाकिस्तान पोस्ट ने भी अपने मुख्तलिफ पोस्ट ऑफिस में जो GPO है, जनरल पोस्ट ऑफिस, वहाँ पे इसको डिजिटलाइज किया है। लोगों की ज़रूरियात को सामने रखते हुए लोग जो वक्त के साथ साथ हालात बदलते हैं उसके साथ साथ पाकिस्तान पोस्ट ने भी अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत महसूस की है, जो है वो कोशिश करें। ये भी अच्छी बात है कि आपको पता चल रहा होता है कि हमें अब थोड़ा सा चेंज अपने में या कुछ चेंजिंग्स लेके डेवलप करने की खुद को ज़रूरत है। अच्छा, कितने ऑफिस हैं पूरे पाकिस्तान में हमारे पोस्ट निज़ाम के, पोस्ट ऑफिस कितने? मैम, हमारे कुछ मुस्तकिल पोस्ट ऑफिस हैं जो 3000 प्लस हैं। अच्छा। और हमारे कुछ एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस होते हैं जो 9000 हैं, 9000। तो इस तरह कुल मिला के हमारे 12000 पोस्ट ऑफिस हैं अर्बन एरिया में और रूरल एरिया में। पाकिस्तान की आबादी को सामने रखते हुए वक्त के साथ साथ इनको हम एक्सपेंड भी करते हैं। अच्छा। और अभी आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत की वसासत से मैं बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान पोस्ट ने जो आबादी वक्त के साथ साथ बढ़ रही थी और ज़रूरियात बढ़ रही थी उसकी कमी को पूरा करने के लिए हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोग्राम्स भी किए हैं, जिसकी मिसाल है डिजिटल फ्रेंचाइज पोस्ट ऑफिस। इसमें हम प्राइवेट सेक्टर के वो पढ़े लिखे नौजवान जो बेरोज़गार हैं, जो आगे कुछ कमाना चाह रहे हैं, तो उनको हमने अपने लाइसेंसेस इशू किए हैं पोस्ट ऑफिस के, उन्होंने पोस्ट ऑफिस ओपन किए और लोगों को वहाँ पे सर्विसेज देना शुरू कर दी, जहाँ पे हमारे
परमानेंट या एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल ब्रांच पोस्ट ऑफिस मौजूद नहीं थे। तो इस तरह वो एक जो वैक्यूम है जो एक प्राइवेट सेक्टर की तरफ से फिल किया जा रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह उसको पाकिस्तान पोस्ट ने अच्छे तरीके से कवर कर अच्छे तरीके से कवर किया है। अब वो लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि हम क्या इंटरनेशनल सतह पर अगर देखा जाए तो वहाँ पर पोस्टल सर्विसेज बहुत बेहतरीन आप कह लेंगे, क्या हम उनको मीट कर सकते हैं या आपको लगता है कि इसमें और ज़्यादा चेंजिंग्स लेकर आने की ज़रूरत है? मैम ये हम थोड़ा सा देखें कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसके सारे जितने भी पब्लिक सेक्टर के डिपार्टमेंट्स हैं वो कनेक्टेड हैं। वी आर नॉट लिविंग इन एन आइलैंड, हम एक जजीरे में नहीं रह रहे, हम सारे लोग इकट्ठे रहते हैं। तो अगर ओवरऑल पाकिस्तान की इकॉनमी तरक्की करेगी तो उसका इम्पैक्ट सारे डिपार्टमेंट पे होगा। अच्छा। और इसका अगर हम अदरवाइज देखें दूसरी साइड पे कि अगर सारे डिपार्टमेंट्स अपनी पूरी कोशिश के साथ कोई तब्दीली लाते हैं जिससे ओवरऑल पूरे के पूरे मुल्क पे उसका एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। तो दुनिया के ट्रेंड्स को देखते हुए जो बेहतरीन ममालिक पोस्टल के हवाले से बेहतरीन काम कर रहे हैं, उनकी जो अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो पाकिस्तान भी उनको फॉलो कर रहा है, पाकिस्तान पोस्ट भी उनको फॉलो कर रहा है। जिसकी मैंने एक अभी मिसाल आपको दी है, डिजिटल फ्रेंचाइज पोस्ट ऑफिस हमने इंट्रोड्यूस करवाएं। इसके अलावा जो एक वैक्यूम हमारा था कि इंटरनेशनल मेल के हवाले से हमने उसमें एक बेहतरीन कुरियर कंपनी है फेडेक्स, उसके साथ एग्रीमेंट्स किए हैं ताकि हमारी मेल उन डेस्टिनेशंस पे जहाँ पे पहले कुछ डिले हो जाता था उस डिले को दूर किया जा सके। तो इस लिहाज से हमारे डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान पोस्ट और हमारी जो मिनिस्ट्री है वजारत, तो इस हवाले से काफ़ी कोशिश कर रही है कि हम वो चैलेंजेस जो वक्त के साथ साथ नए हमारे सामने आ रहे हैं उसको हम मीट भी कर सकें और लोगों की ज़रूरियात को भी पूरा कर सकें। इसमें मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करूँगा कि जिस तरह एक प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, प्रोड्यूसर ने कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है और कंज्यूमर को उसकी ज़रूरत है, तो इन दोनों को अपनी प्रोडक्ट एक लेना चाह रहा है ऑनलाइन और दूसरा उसको देना चाह रहा है। तो इसमें एक मीडियम चाहिए होता है और ये मीडियम हमेशा से पोस्टल सर्विस ही रही है। पोस्टल सर्विस भी रही है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो पोस्ट का निज़ाम है अगर प्राइवेट सतह पर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन अगर गवर्नमेंट सतह पर देखा जाए तो किस तरह की जो है फेस करने पड़े हैं आप लोगों के इदारे को खासतौर पर, बिकॉज प्राइवेट बहुत सारी कंपनीज आ गई हुई हैं जो और बहुत क्विकली काम करती हैं, बहुत क्विकली आपके पार्सल्स पहुंच जाती हैं, तो उनकी वजह से आप लोगों को कई परेशानी का सामना कोई फेस करनी पड़ी ये चीज़ें? मैम ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जिस तरह दुनिया में पिछले 2-3 दहाइयों से लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, लिबरलाइजेशन ऑफ मार्केट हुआ है, उसकी वजह से क्या है जो मोनोपोलीज थी गवर्नमेंट सेक्टर की, पब्लिक सेक्टर की मुख्तलिफ जगहों पे उसको रिड्यूस कर दिया गया और पब्लिक प्राइवेट जो सेक्टर के लोग हैं उनको भी कहा गया कि ठीक है आप मार्केट में आए, आप बेहतर सर्विसेज दे सकते हैं तो दें। हम इसमें उनको एक अपने होस्टाइल एक एनिमी के तौर पे नहीं लेते, प्राइवेट सेक्टर है डेफिनेटली वो काम करेंगे और हम उनको एक अपने कंपेटिटर के तौर पे लेते हैं। अब ये है कि जिस तरह पोस्टल के जो लेटर मेल थी, जो ट्रेडिशनल लेटर मेल थी, वो वक्त के साथ यकीनन मोबाइल टेक्नोलॉजी की वजह से डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर नया है उसकी वजह से वो डिक्लाइन हुआ है। यूपीयू के स्टैटिस्टिक्स हैं 2015 से 2020, उसके मुताबिक 4% लेटर मेल में डिक्लाइन हुआ है। लेकिन एट द सेम टाइम जो एक खुशाइंद बात है 2015 से 2020 तक जो पार्सल है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पूरी दुनिया में उसका 15% इंक्रीज भी हुआ है। अच्छा, क्योंकि वर्ल्ड अभी ई कॉमर्स की तरफ जा रही है। जो इकोसिस्टम है ई कॉमर्स का उसमें पाकिस्तान पोस्ट अपने इस पोटेंशियल को डेफिनेटली मटेरियलाइज और कैपिटलाइज करना चाह रहा है और हम इसी वजह से आके एक प्रोजेक्ट अभी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जिसमें 100% पोस्ट ऑफिस को डिजिटलाइज कर रहे हैं और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म अपने जो स्टार्टअप्स हैं, जो हमारे यहाँ पे लोग हैं जो कारोबार करना चाहते हैं, जो अपनी प्रोडक्ट्स सेल करना चाहते हैं, डिलीवर करना चाहते हैं, तो वो पाकिस्तान पोस्ट उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। अभी जिस तरह हम देखते हैं कि बाकी जो पोस्ट ऑफिसर्स हैं या प्राइवेट जिनकी मैं बात करी उनकी एप्लीकेशंस भी हैं कि वो हम लोग वहाँ पर जाके तो हमें ऑफिसेज में नहीं जाना पड़ता तो हम उसके थ्रू कर लेते हैं, तो क्या पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की है कोई पोर्टल वगैरह है या अभी ये भी बनाने की अभी इनिशिएटिव लेना है इसके ऊपर? प्राइवेट सेक्टर में मार्केटिंग को टॉप प्रायोरिटी पे रखा जाता है। अनफॉर्चुनेटली पब्लिक सेक्टर में इसके लिए फंड्स एलोकेशन निस्बतन कम होती है, जिसकी वजह से हम ये नहीं बता पाते कि हमारे पास कम हिस्सा इसका ना मेरे ख्याल से मार्केटिंग पे लगता है, लगा देना चाहिए। मैम आप ट्रू बिल्कुल सही कह रही हैं। सारे इदारों को मिलते हैं तो मार्केटिंग बहुत एक छोटा सा कह लें कि शोबा है तो उसके ऊपर लगा दिया जाएगा, मेरे ख्याल से वो फंड तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेटरमेंट के लिए होगी ये चीज़।
पब्लिक सेक्टर की जो वर्किंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, उसमें रूल्स प्रोसीजर्स में रह के ही आपको करना पड़ता है। एनीवे अच्छा। इसमें मैं यही कहूँगा कि हमारी मोबाइल ऐप भी मौजूद है पाकिस्तान अच्छा, पोस्ट ठीक की। है। हमारी वेबसाइट पे हर किस्म की डिटेल जो पाकिस्तान पोस्ट के मुख्तलिफ सर्विसेज हैं, हमारे मेल ऑपरेशंस हैं, एजेंसी फंक्शंस हैं, मनी ट्रांसमिशन है और जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो सब की डिटेल वहाँ पे अवेलेबल है। मोबाइल ऐप इसलिए दी गई है ताकि लोगों को आर्टिकल को ट्रैक करना उनके लिए आसान हो। उसके लिए उनको अपने ही पास जो भी मोबाइल है उसमें ओपन करके उसी वक्त वो आर्टिकल को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है। तो इस लिहाज से पाकिस्तान पोस्ट ने इवन सोशल मीडिया पे हमारे फेसबुक पेजेस हैं, ट्विटर हैंडल जो है उसको बाकायदा मतलब अच्छे तरीके से मैनेज किया जा रहा है। कोई भी पब्लिक की कंप्लेंट्स आती हैं हम उसको एड्रेस करते हैं और इंस्टेंटली उसका जो भी एक अच्छा रिस्पॉन्स होता है वो दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कंप्लेंट्स सेटल हों। क्योंकि पाकिस्तान पोस्ट की बेहतरीन इमेज तभी बनेगा जब सर्विस डिलीवरी अच्छी होगी, और सर्विस डिलीवरी अच्छी होने का मतलब ये है कि पब्लिक के अंदर पाकिस्तान पोस्ट का इमेज अच्छा है और पाकिस्तान के इदारों का इमेज अच्छा है। ट्रू। अच्छा, दूसरा मुझे शायद साहब ये बता दें कि पाकिस्तान पोस्ट की पाकिस्तानी इदारों में कौन कौन सी सर्विसेज दी जा रही है? मैम इसमें हमारे एक तो मेल फंक्शंस हैं, उसके अलावा मनी ट्रांसमिशन और तीसरा एजेंसी फंक्शंस आ जाते हैं। जब मैं मेल फंक्शंस की बात करता हूँ तो इसमें हमारी लेटर मेल, पार्सल मेल वो आ जाता है। जब मनी ट्रांसमिशन की बात की जाती है तो उसमें हमारा मनी ऑर्डर आ जाता है। अच्छा। और तीसरे में हमारे पास एजेंसी फंक्शंस हैं। एजेंसी फंक्शंस में हमने दूसरे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट हैं, फेडरल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, वो अपनी सर्विसेज हमारे ज़रिए करवाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक्त हमारे पास जो वेस्टर्न यूनियन है एक प्राइवेट सेक्टर के है, वो हमारे ज़रिए मतलब एक आउटलेट उन्होंने हमें दिया हुआ, एक फ्रेंचाइज दी हुई है, तो हम लोगों को मनी डिसबर्स करते हैं जो बाहर से भेजी जाती है। जी, ठीक है। एग्जैक्टली इसी तरह जो ड्राइविंग लाइसेंसेस की रिन्यूअल है और स्टैंप्स हैं वो पंजाब पुलिस के साथ एक कोऑर्डिनेशन के साथ, एक कोलैबोरेशन के साथ हम लोगों के वो लाइसेंसेस रिन्यू करते हैं। और इसके साथ जो मिलिट्री पेंशन है उसकी डिसबर्समेंट भी पाकिस्तान पोस्ट करता है। कुछ पिछले 2-3 साल से पाकिस्तान पोस्ट में रिफॉर्म्स हुई हैं जो बड़ी रेडिकल किस्म की हैं। उसमें मैं ये बताऊंगा पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट, उसकी वजह से जो पाकिस्तान पोस्ट का कैश मैनेजमेंट सिस्टम है वो थोड़ा सा चेंज हुआ। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को कंपनी बना दिया गया है। इसके अलावा सेविंग्स बैंक एक पाकिस्तान पोस्ट के पास था, उसको नेशनल सेविंग सेंटर को दे दिया गया। ये चीज़ें वक्त के साथ साथ होती हैं क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसने ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में डिसीजंस लेने होते हैं। तो पाकिस्तान पोस्ट अपने जो मेल ऑपरेशंस है उस पर पहले से ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया है, क्योंकि एजेंसी फंक्शन पे जब फोकस आपका कम हुआ है तो और उसका वर्कलोड कम हुआ है तो अब आपके पास स्पेस है कि आप ऑपरेशंस की तरफ ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। ठीक है। और वो जो है ना अच्छे तरीके से बर वक्त तरीके से वो जो चीज़ें हैं ना उनको मीट किया जाएगा। थैंक यू सो मच शाहिद साहब कि आप यहाँ पर आए और आपने अपना जो मौक़िफ़ था वो हमारे साथ शेयर किया। और बहुत सी मेरे ख्याल से आज जो मिथ्स थी पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के हवाले से, पाकिस्तान पोस्ट के हवाले से, उसके निज़ाम के हवाले से वो ख़त्म हुई है और हमें क्लैरिटी थोड़ी सी मिली है कि जनाब हमारा पोस्ट ऑफिस किस तरह काम करता है और ख़ासतौर पर जदीद दौर को किस तरह मीट करने की कोशिश कर रहा है। हमें लग रहा था कि शायद अभी भी कहीं पर हम पीछे हैं, लेकिन नहीं जनाब, हमारा जो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस है वो डिजिटल एरा में आ चुका है, वो मुख्तलिफ़ चीज़ें कर रहा है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जनाब अपने ख़ास तौर पर जो गवर्नमेंट के इदारे होते हैं उनको सपोर्ट करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। प्राइवेट इदारे भी ठीक है, हमारा उनके ऊपर ज़्यादा भरोसा होता है, ट्रस्ट लेवल ज़्यादा होता है कि वो टाइमली चीज़ें पहुंचा देते हैं, लेकिन उनको रेवेन्यू देने से बेहतर है कि आप अपने जो गवर्नमेंट सेक्टर के इदारे हैं उनको रेवेन्यू दें, वो रेवेन्यू जनरेट करें ताकि हमारी मईशत का पहिया ठीक हो सके। तो यहाँ पर मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद आपसे बात करेंगे। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ मौसम के हवाले से बात कर लेते हैं कि मौसम किस तरह का रहने वाला है। जनाब कह लें कि मौसम जो है ना वो अभी भी
गर्म ही महसूस किया जा रहा है। सूरज जो है वो पूरी आबोताब के साथ चमकता है और गर्मी जाते जाते फिर से जनाब रिवर्स गियर पर वापस आ चुकी है और पिछले 2-3 दिन तो काफ़ी गर्म रहे हैं। रातें भी गर्म रही हैं और सुबह तो वैसे ही गर्म रहती है। तो सूरज पूरी आबोताब के साथ आजकल चमक रहा है और आग बरसा रहा है। लग तो यूँ रहा था कि जनाब शायद अब गर्मी की छुट्टी होने वाली है और गर्मी को खुदा हाफिज़ बोलेंगे और सर्दी या फिर जो खुनकी है उसको खुशामदीद कहेंगे और इन्जॉय करेंगे सर्दी का मौसम। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हुआ पिछले 2-3 दिन, बहुत गर्मी पड़ी है। आगे बढ़ते हैं, कुछ ख़वातीन के हवाले से ख़ास तौर पर बात कर लेते हैं। और कहा जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर दुनिया भर की ख़वातीन में पाया जाने वाला सबसे आम कैंसर है और साथ ही दुनिया भर की ख़वातीन की शरह अमवात के बढ़ने का भी सबसे बड़ा सबब ब्रेस्ट कैंसर ही है। आलमी इदारा सेहत के एक रिसर्च के मुताबिक ब्रेस्ट कैंसर दुनिया भर में तमाम किस्म के कैंसर्स का 10% है जो कि तशख़ीस से साबित होता है। और अगर पाकिस्तान की बात कर ली जाए तो एशियाई ममालिक में सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर की शरह पाकिस्तान में ही पाई जाती है अनफॉर्चुनेटली। और हर साल 90,000 के करीब नए केसेस की तशख़ीस भी होती है जिनमें से 40,000 ख़वातीन की मौत हो जाती है। और किस वजह से? वो ब्रेस्ट कैंसर की वजह से। और मुख्तलिफ रिसर्चेस हमारे सामने आई हैं और हम ये कह भी सकते हैं कि हमारे मुल्क में 9 में से 1 खातून इस मर्ज़ का शिकार होती है। और यकीनन हम सब के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया भी है। लेकिन साथ ही इस बात का जायज़ा लेने की भी अशद ज़रूरत है कि इस मोहलिक मर्ज़ की वजूहात क्या हैं, इसकी जनाब शरह पाकिस्तान में इतनी क्यों फैलती जा रही है। इस पर बात करने के लिए इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर समीना खुर्शीद हैं जो कि गायनोकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर समीना, आपको वेलकम कहती हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू फॉर इनवाइटिंग मी। और इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर आपने डिस्कशन करने का दोबारा से एक मौका दिया है बिकॉज़ ये अक्टूबर है और इसको ब्रेस्ट कैंसर कह लें कि मंथ मनाया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा ताकि लोगों में अवेयरनेस इसकी फैलाई जा सके। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगी कि पाकिस्तान के स्टेटस के हवाले से कि जिस तरह मैं बात की कि 90,000 जो ख़वातीन हैं ख़ासतौर पर पाकिस्तान में वो डायग्नोज होती हैं, उनकी तशख़ीस होती है और 40,000 ख़वातीन इसकी वजह से मौत के मुंह में चली जाती हैं। इतनी बड़ी वजह क्यों है और क्या वजह है इसकी? ये बड़ा एक सैड सेट ऑफ अफेयर्स है। मतलब बहुत ही अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान का एशिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर पे इस वक्त स्टैंड कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह हमारे मुल्क में इलिटरेसी, पावर्टी, तालीम नहीं है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस। ख़वातीन को अगर रूरल एरिया में किसी गांव में अगर डायग्नोसिस हो रहा है तो वो लाहौर तक या किसी बड़े शहर तक आने का एक हिंड्रेंस। फिर तीसरा ये कि जो डायग्नोसिस के टूल्स हैं हमारे, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, अवेयरनेस उससे रिलेटेड, ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड या मेमोग्राफी एक टेस्ट होता है वो करवाना, तो उन एरियाज़ में तो वो चीज़ों का कोई तसव्वुर ही नहीं है। और अगर किसी का डायग्नोज भी हो जाए, किसी को पता भी चल जाए कि जी मुझे ये ब्रेस्ट या कोई लंप मुझे फ़ील हो रहा है या कोई मैस फील हो रहा है, तो वो खौफ से ही किसी से शेयर नहीं करते और फिर वो हकीमों के पास और पीरों के पास और दम दरूद इन चीज़ों में पड़ जाते हैं। जब तक वो किसी बड़े सेटअप की तरफ आते हैं या किसी सीनियर डॉक्टर से रुजू करते हैं तब तक काम बहुत ज़्यादा आगे चला जाता है। क्योंकि इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं सबको बताना भी चाहूँगी कि अगर आप इसको अर्ली डायग्नोज करते हैं, इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। अच्छा। फर्स्ट स्टेज पे अगर आप डायग्नोज कर लेते हैं तो उसमें 99 से 100% पेशेंट का सर्वाइवल है। अच्छा। और अगर यही डायग्नोसिस स्टेज 4 तक चली जाए और पता ही ना चले तो उसमें सिर्फ 100 में से 25 ख़वातीन हैं जिनका सर्वाइवल है। तो इट्स अ ह्यूज डिस्टेंस कि आप जल्दी डायग्नोज करेंगे तो आपका सर्वाइवल बहुत अच्छा रहेगा, सर्वाइवल रेट आपका ज़्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा, इस पे तो मैं आऊँगी कि डायग्नोज किस तरह किया जा सकता है। सबसे पहले कॉजेज़ पे बात करेंगे कि इसकी कॉजेज़ क्या हैं, क्या रूट कॉज हैं इसकी ब्रेस्ट कैंसर की? एग्जैक्टली तो अभी जितना भी रिसर्च वर्क है उसमें कोई डेफिनेटिव कॉज नहीं है। अच्छा। कि हम ये कहें कि ये कॉज है आप इसको ट्रीट कर दें या इससे अवॉइड कर लें तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क नहीं होगा। बट बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, जब वो सारे कंबाइंड हो जाते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ जाता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो जेंडर है। जेंडर में फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है, 100 टाइम्स मोर कॉमन है। बट इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि मेन में ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता। अच्छा। मेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर के केसेस रिपोर्ट होते हैं। तो अगर उनमें भी कोई, अभी हम आगे साइन एंड सिम्टम्स डिस्कस करेंगे कि वो अगर उस तरह की चीज़ उनको भी फील होती है तो दे शुड आल्सो रिपोर्ट टू द डॉक्टर रादर देन कि वो
स्किन की या कोई दवाइयाँ लगाते नहीं हैं इस तरह से, तो उसमें मेल्स में भी है बिल्कुल कि मेल्स में डायग्नोज होता है। बिल्कुल बिल्कुल मेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज है। तो इसलिए ये कह देना कि सिर्फ ख़वातीन के लिए ये अवेयरनेस ज़रूरी है, बड़ी हैरानकुन बात है कि मेल्स में भी ये डायग्नोज होता है ब्रेस्ट कैंसर। बिल्कुल। तो जेंडर डिफरेंशिएशन ऑल्दो है, इंसिडेंस ज़्यादा फीमेल्स में, बट मेल को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ओके। दूसरा फिर एज इंपॉर्टेंट आ जाती है। जितनी ज़्यादा ख़वातीन की एज ज़्यादा होती जाएगी उतना ज़्यादा ब्रेस्ट सीए का रिस्क बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, ठीक है। और अगर हम आप बात कर रहे थे 1:9 का रेशो है, अब जो लेटेस्ट है वो ये कहते हैं लाइफ टाइम रिस्क 1:8। 8 ख़वातीन अगर इस एरिया में मौजूद हैं तो उनमें से एक को इंसिडेंस है, एक को रिस्क है कि वो ब्रेस्ट कैंसर डेवलप कर ले। जेनेटिक म्यूटेशंस की बात आती है, इसमें BRCA1 और BRCA2 जीन्स होती हैं। ओके। अगर वो म्यूटेशंस किसी में आइडेंटिफाई हो जाएं उनमें भी रिस्क है कि ब्रेस्ट कैंसर अर्ली डायग्नोज, मतलब उनमें डेवलप हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है। और फिर फैमिली हिस्ट्री है, किसी की बहन को अगर सीए ब्रेस्ट है या मदर को सीए ब्रेस्ट है, खाला को है या नानी को, इस तरह से फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में, तो उनमें इंसिडेंस ज़्यादा है, वो ज़्यादा रिस्क फैक्टर पर होते हैं। एग्जैक्टली, वो रिस्क पे हैं कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर डेवलप हो सकता है। फिर पर्सनल हिस्ट्री, किसी को अगर सीए ब्रेस्ट डायग्नोज हुआ था, वो स्टेज 1 पे था और वो ट्रीट हो गया, तो उस पेशेंट के अंदर दोबारा होने का रिस्क भी ज़्यादा है। आप इग्नोर नहीं कर सकते कि आपको एक दफ़ा हो गया, आपने ट्रीट कर दिया, आप अपना फॉलोअप चेकअप्स या एग्जामिनेशंस आप उसको छोड़ दें, ऐसा नहीं है। उन पेशेंट्स के अंदर दोबारा होने का रिस्क बढ़ सकता है। मतलब कोई एक कॉज नहीं है। हाँ, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। और अनचेक जो बर्थ कंट्रोलिंग पिल्स ख़वातीन ले रही होती हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, उनमें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होते हैं, वो भी ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंस को देखा गया कि ज़्यादा करते हैं। जो चीज़ प्रोटेक्ट करती है वो आपकी ब्रेस्ट फीडिंग है, कि आप अगर ब्रेस्ट फीड कराती हैं फीमेल्स तो उसमें इंसिडेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारा रुझान तो बहुत कम होता जा रहा है कि ब्रेस्ट फीडिंग खासतौर पर, और इसका मुतबादल भी कोई नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत कम हो गया। बिल्कुल। हमने जब लास्ट प्रोग्राम किया था हमने ज़्यादा फोकस इसी चीज़ पे किया कि ब्रेस्ट फीडिंग के तो बेशुमार फ़ायदे, उनमें से एक चीज़ ये भी है कि आपका जो ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो जो कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप एक ये रेमेडी कह दें या आप प्रिवेंशन हो सकती है। अगर आप ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं तो उन ख़वातीन के अंदर ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस कम हो सकता है। अच्छा, इसके साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं, किस तरह के हो सकते हैं साइंस एंड सिम्टम्स? अच्छा, इसमें सबसे पहले तो ये है कि पेशेंट प्रेजेंट करते हैं कोई लंप, कोई मैस, कोई गिल्टी उन्हें छाती के अंदर महसूस होती है, तो वो फ़ौरन डॉक्टर को रिपोर्ट करें। ठीक है। अगर वो कोई गिल्टी महसूस नहीं करे लेकिन ऊपर से स्किन के ऊपर कोई चेंजेस महसूस हो रही हैं, रेड कलर की स्किन हो रही है या रैशेस डेवलप हो रहे हैं, या आपको लगता है कि कोई लोकलाइज्ड एरिया है, कोई स्पेसिफिक एरिया है जिसके ऊपर स्किन का कलर चेंज हो रहा है, तो यू शुड रिपोर्ट टू योर डॉक्टर। अच्छा। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपकी निपल से कोई डिस्चार्ज है, चाहे वो पस है चाहे वो ब्लड है, आपको एबनॉर्मल कोई डिस्चार्ज फील होता है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। हो सकता है कोई डीप सीटेड मैस है जो कि डक्ट्स के थ्रू उसकी सिक्रीशंस जो हैं वो ब्रेस्ट से पेयर हो रही हैं और आपको अल्लाह ताला की तरफ से एक सिग्नल मिल रहा है। ठीक है। तीसरी चीज़ ये कि अगर कुछ भी नहीं है, सिर्फ निपल अंदर की तरफ रिट्रैक्ट हो गया, अंदर की तरफ वो खिंच गया, या फिर उसके अंदर कोई डिम्पलिंग हो गई है, तो देन आपने फिर भी डॉक्टर को कंसल्ट करना है। ये सारी चीज़ें अंदर आपके कोई ना कोई खुदा ना खास्ता कोई मेलिग्नेंसी परवान चढ़ रही है जो कि आपको स्किन के ऊपर चेंजेस जो फील हो रही हैं, अच्छा, वो आपको अलार्म कर रही हैं कि आप इन चीज़ों को सीरियसली लें और अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। और यही साइंस एंड सिम्टम्स मेल में भी हैं? मेल में भी हैं। मेल में अगर स्किन चेंजेस आ रही हैं या स्किन के ऊपर कोई अल्सर बन जाता है, या कोई डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है, या निपल से कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज आता है, तो उनमें बल्कि डक्टल कार्सिनोमा, एक डक्ट्स होती हैं जो मेमोरी ग्लैंड्स की होती हैं, उसका इंसिडेंस मेल्स में बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द अदर कैंसर्स। तो मेल्स को भी यही सारी स्किन चेंजेस को जहन में रखना चाहिए और उन्हें भी फिर डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, ख़ासतौर पर कोई सर्जन डॉक्टर, रादर देन कि आप किसी छोटे मोटे क्लिनिक पे दिखाते रहें। जनरल फिजिशियन के पास चले जाएं। इससे बेहतर है कि आप किसी काबिल डॉक्टर के पास जाएं जिसको पता हो कि उसने अर्ली डायग्नोज किस तरह करना है। अच्छा, आपने बताया कि इसके 4 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज पे हम लोग अगर इसको डायग्नोज नहीं, सबसे पहले तो सेल्फ एग्जामिनेशन के हवाले से पूछना चाहूँगी। साइंस एंड सिम्टम्स तो हो गए, एग्जामिन किस तरह कर सकते हैं, उसके बाद डायग्नोज पे चलेंगे। हाँ, एग्जामिनेशन में, सेल्फ एग्जामिनेशन में कहती हूँ सब खवातीन को, जितनी भी पेशेंट्स भी मेरे पास आती हैं, मैं सबको कहती हूँ आप ज़िंदगी में सिर्फ 5 मिनट अपने आप को दें। ठीक है। डेली 5 मिनट एग्जामिनेशन में आपने कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है,
ठीक है, आपने क्या करना है कि आपने 3 फिंगर्स, ये वाली आपने इंडेक्स, मिडल एंड रिंग फिंगर, ये 3 फिंगर्स आपने यूज़ करनी होती है। आपने ब्रेस्ट को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करना है, प्लस का साइन बनाना है स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉलर बोन, ठीक है। और उसके हर क्वाड्रेंट को आपने जेंटली पैल्पेट करना है कि आपको कोई गिल्टी तो महसूस नहीं हो रही। और उसको करने से पहले जैसे राइट हैंड है तो लेफ्ट ब्रेस्ट, लेफ्ट हैंड है तो राइट ब्रेस्ट, ऑपोजिट साइड से आपने एग्जामिनेशन करना है। और दूसरे हाथ को सर के नीचे रख के, अच्छा, हाँ, ये जैसे अगर आपका लेफ्ट हैंड सर के नीचे है और राइट हैंड से आप पैल्पेट करेंगे, इसी तरह वाइस वर्सा आप इसको ऑपोजिट साइड पे करेंगे। ये आपने लेट के ये सारा मैन्यूवर करना है, ठीक है। ये एक स्टेप है। सेकंड ये कि आप निपल को प्रेस करके देखें उसमें से कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा। थर्ड ये कि हाथ को आप ऊपर लेके जाएं, सर से भी ऊपर, और अपनी आर्म पिट्स में एग्जामिन करें कि आर्म पिट्स में तो कोई गिल्टी महसूस नहीं हो रही, क्योंकि छाती के जो ड्रेनेज है, जो मेमोरी ग्लैंड की ड्रेनेज है, लिम्फ नोड्स हैं, वो सारे आपके आर्म पिट्स में, ठीक है। तो आपने उधर भी पैल्पेट करना है कि कोई गिल्टी तो नहीं मुझे महसूस हो रही। और फोर्थ पॉइंट इज दिस कि आपने अपने हिप जॉइंट पे ऐसे हाथ रखना है, इसको प्रेस करना है और मिरर के सामने खड़े होकर देखना है कि मेरी दोनों साइड की जो ब्रेस्ट हैं उनका साइज़ इक्वल है, उनमें कोई एबनॉर्मल चेंज तो नहीं है, वो कोई एक दूसरे से डिफरेंट तो नहीं है। अगर कोई ऐसी चीज़ आपको नोटिफाई होती है तो देन यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। और ख़ास तौर पर ये जो 50 से अबव हैं उनको ज़्यादा लाजमी तौर पर एग्जामिन करना चाहिए। बिल्कुल, मोर देन जो अमेरिकन सोसाइटीज़ हैं ऑब्स एंड गायनी की, वो तो रिकमेंड करती हैं 40 साल और उससे ऊपर जो खवातीन हैं वो तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन मैंडेटरी है, ठीक है। उसमें तो कोई आपके लिए है ही नहीं। एनुअल आपने अपना चेकअप भी कराना है और आपने एग्जामिनेशन भी करना है, ठीक है। बाकी ये कि अगर आपकी कोई रिस्क फैक्टर्स, जैसे हमने पहले डिस्कस किए हैं, अगर आपको लगता है कि मेरी फैमिली में ये रिस्क फैक्टर्स हैं तो फिर उसमें एज की कोई बाउंडिंग नहीं है। तो जैसे ही प्यूबर्टी की एज आप क्रॉस करें तो सब बच्चियों को ये पता होना चाहिए कि दे शुड डू द सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ देयर ब्रेस्ट। अच्छा, अब डायग्नोज पे आ जाते हैं कि कौन से स्टेज पर जो है एक तो रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि अब जो है वो ट्रीटमेंट कराने से भी जो है ना वो रिवर्स नहीं होंगी वो चीज़ें। हाँ, इसमें ना बेसिकली चीज़ें ये हैं कि रिवर्स तो नहीं कह सकते हम, 5 ईयर सर्वाइवल्स की बात करते हैं कि 5 साल कोई इंसान कितना ज़्यादा ज़िंदा रहने की उसकी शराय। तो अगर आप स्टेज 4 पे चले जाते हैं उसका मतलब है कि ये सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड डिस्टेंट मेटास्टेसिस हो गया। तो उसमें 100 में से 25 खवातीन 5 साल तक सर्वाइव कर सकती हैं, ठीक है। और लेकिन उनका भी सर्वाइव बहुत ज़्यादा, यानी 100 में से 75 खवातीन की डेथ हो जाती है। तो ऐसी इस स्टेज जब एक ट्रीटमेंट है, जब उसका 100% ट्रीटमेंट है तो आप स्टेज 4 तक जाने ही ना दें। अच्छा। आप उसको स्टेज 1 पे ही पकड़ लें, जो लंप है, जो भी चीज़ है उसको वहीं पे रिमूव कर दें, आपकी लाइफ सेफ है, कोई ऐसा मसला नहीं है। रेगुलर फॉलोअप, हर साल आप मेमोग्राम कराएं, एनुअल एग्जामिनेशंस कराएं। लेकिन अगर वो डिस्टेंट मेटास्टेसिस हो जाता है, बोन्स में स्प्रेड हो जाता है या इधर उधर चला जाता है, तो फिर उसमें तो 100 में से अगर 25 खवातीन जिंदा भी रह जाती हैं तो उनको भी बार बार फॉलोअप्स इन रेडियोथेरेपीज, कीमोथेरेपीज और ट्रीटमेंट्स, और वो फिर सारा उस तरीके से एक मिजरेबल जिसे कहना चाहिए। डॉक्टर, ये कौन सी स्टेज है जिसमें ये बाकी जगहों पे भी पूरी बॉडी में जो है ना ये स्प्रेड होना शुरू हो जाता है? दैट इज स्टेज 4, एडवांस स्टेज। हाँ, ओके। और सेकंड और थर्ड में किस तरह के कंपैरेटिवली जो है वो उस एरिया, पहले जो लंप होता है वो सिर्फ लोकलाइज रहता है, उसके बाद वो स्टेज 2 में साइडवेज स्प्रेड होता है, ठीक है। फिर उसके बाद पूरी ब्रेस्ट में कॉन्ट्रालैटरल ब्रेस्ट को इन्वॉल्व करता है, देन वो डिस्टेंस पे जाता है। तो उसी तरह 100% से फिर 85%, देन 75% सर्वाइवल, एंड देन 25 जंप जो स्टेज 4 पे जाके करता है। तो फिर स्टेजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द मैनेजमेंट, कि आपको जितनी जल्दी पता चलेगा उतनी आपकी ज़िंदगी भी कंफर्टेबल होगी, ट्रीटमेंट भी 100% होगा, और आपके लिए सुकून ही सुकून है उस लिहाज से कि आपको कोई बार बार अस्पतालों के चक्कर, टेस्ट, मेडिसिन, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपीज़ के तो अपने बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, दूसरा, एक तो कीमोथेरेपी कब से शुरू हो जाती है, कौन से स्टेज से शुरू हो जाती है? दूसरा, पाकिस्तान में इसका इलाज कितना महंगा है? हाँ, अब मैं यही बात करी थी जब आपने बात की कि फैक्टर्स कंट्रीब्यूट क्या करते हैं कि जो लेट डायग्नोसिस, उसमें सबसे पहले मैंने कहा कि पॉवर्टी इज़ द मेन रिस्क फैक्टर। एक तो आपका डिस्टेंस मैटर करता है, हर बंदा लाहौर में नहीं है जिसको डायग्नोसिस हो। बिल्कुल। बहुत सारे लोग पेरिफेरी से आते हैं जिनको डायग्नोसिस, ट्रैवलिंग का खर्चा, आपका स्टे का खर्चा, फिर उसके बाद आपके सारे टेस्ट। फिर मेमोग्राम का मैं सर्च कर रही थी कि इसका रेट इज़ डिफरेंट, 10,000 से लेके 25,000 तक का मेमोग्राम इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस या जो
हमारी लैब्स हैं वो ले रही हैं। और दूसरी चीज़ ये कि गवर्नमेंट में मैमोग्राम बहुत अच्छे सेटअप्स में, आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम, कि उनमें भी मैमोग्राम की फैसिलिटी नहीं है। बल्कि इस प्रोग्राम के तवस्सुत से और इस महीने के तवस्सुत से मैं तो गवर्नमेंट से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि एटलीस्ट मैमोग्राम, हमने कोरोना को शिकस्त दे दी, इतनी किट्स आ गई, सब कुछ आ गया, तो मैमोग्राम की फैसिलिटी हर हॉस्पिटल में होनी चाहिए। जैसे अल्ट्रासाउंड है वैसे मैमोग्राम। जितना ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट जा रहा है, जितना ज़्यादा हमारा फिर कीमोथेरेपी पे, रेडियोथेरेपी पे खर्चे और उनकी मशीनें, तो अगर आप एक मैमोग्राम इंस्टॉल कर दें हर हॉस्पिटल के अंदर तो मरीजों के लिए ब्लेसिंग हो जाएगा। DHQs लेवल पे, THQ, मरीजों को इतनी दूर आना ही नहीं पड़ेगा। अच्छा, दूसरा, कब ये कीमोथेरेपी कब शुरू होती है? फिर हम इसके लिए बीइंग अ गायनोकोलॉजिस्ट फिर हम इस पे रेफ़र कर देते हैं, मतलब हम इसको ऑन्कोलॉजी सेंटर्स में रेफ़र कर जाते हैं। वो फिर ऑन्कोलॉजिस्ट, डिफरेंट ऑन्कोलॉजिकल सेंटर्स हैं, लाहौर में भी हैं, डिफरेंट जगहों पे, वो फिर अपना पूरा रजीम और वो सारा कुछ उसके अकॉर्डिंगली, बिकॉज ये डोमेन फिर उनकी हो जाती है, वो किस तरह से पेशेंट को लेके चलते हैं, वो फिर हम फिर वो देख लेते हैं ना कि स्टेज कौन सी है और उसमें कितनी रेडिएशन इनको लगानी है या नहीं भी लगानी, या सिर्फ मेडिसिन के थ्रू इनको ट्रीट करना है। तो वो पता चलता है कि जब आप डायग्नोज हो, कौन से स्टेज पर हो, तभी ये सारी चीज़ें जो है ना सामने आती हैं। डॉक्टर समीना खुर्शीद हमारे साथ मौजूद थी। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से हम बात करते हैं, क्योंकि ये अक्टूबर का महीना है और अक्टूबर को अवेयरनेस मंथ कहा जाता है, ख़ास तौर पर ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। डॉक्टर समीना, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई, और बड़ा अच्छा हमारा सेशन रहा है कि किस तरह ख़ास तौर पर ख़वातीन ने इस हवाले से बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है कि आपने एक सेल्फ़ एग्जामिनेशन करनी है अपनी, कि कोई भी आपको गिल्टी महसूस तो नहीं हो रही है, एग्ज़ामिन करें और डॉक्टर से बर वक्त रुजू करें। अगर फर्स्ट स्टेज पर ही आप इसको पकड़ लेते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी बचा सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जिनको मद्देनज़र रखकर हम अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकते हैं, अपनी सेहत को और अपनी ज़िंदगी को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद आपसे बात करते हैं। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ख़वातीन के हवाले से बात करनी है और ख़ासतौर पर सेल्फ़ केयर के हवाले से। तो आजकल हर कोई ना खूबसूरत दिखना चाहता है और ख़ुद को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत सारे जतन किए जाते हैं। ख़ासतौर पर ख़वातीन बहुत ज़्यादा जतन करती हैं, बहुत केयर करती हैं। तो जब बात हो ख़ुद को खूबसूरत बनाने की, तो इसमें पहले नंबर पर आते हैं हमारे लंबे और घने बाल होना, और हर किसी की ख्वाहिश भी होती है कि खूबसूरत बाल हों। तो जनाब, जिनके तो लंबे और घने बाल होते हैं वो तो ठीक है, लेकिन बहुत सी ख़वातीन या फिर अब तो मर्द हजरात भी इस दौड़ में शामिल हो चुके हैं कि जिनके बाल रूखे होते हैं या कर्ली हेयर्स होते हैं, तो उन्हें वो ख्वाहिश करते हैं कि हमारे स्ट्रेट बाल हों, खूबसूरत बाल हों। तो वो अपने बालों को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स कराते हैं, जिसमें से एक ट्रीटमेंट है केराटिन। तो आज के शो में हम यही जानेंगे कि जनाब केराटिन क्या है। केराटिन और रिबॉन्डिंग में बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने क्या कराना है और क्या नहीं कराना है, और बहुत से ऐसे जनाब सैलून्स भी हैं माजरत के साथ कि वो चूना लगा रहे होते हैं, मिसगाइड कर रहे होते हैं क्लाइंट्स को कि वो केराटिन कहकर रिबॉन्डिंग कर देते हैं, और क्लाइंट्स को नहीं पता, उन्हें अवेयरनेस नहीं है कि केराटिन क्या है और रिबॉन्डिंग क्या है। तो इस हवाले से आज हमने आपको अवेयर करना है कि जनाब अगर आप पैसे लगा रहे हैं तो सही चीज़ पर पैसे लगाइए, चूना नहीं लगवाना आप पे। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अमारा शहजाद मौजूद है, जो कि ब्यूटी एक्सपर्ट हैं। हमारा आपको वेलकम कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? मैं ठीक, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। हमारा सबसे पहले तो बताइए, जैसे मैं बात कर रही हूँ कि बहुत सारे क्लाइंट्स को नहीं पता होता कि केराटिन क्या है और रिबॉन्डिंग क्या है, और बहुत से सैलून जो हैं वो केराटिन कह के रिबॉन्डिंग कर देते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ऐसा ही होता है। हमारे पास अक्सर ऐसा क्लाइंट आता है जिसे अवेयरनेस ही नहीं है कि वो मतलब करवा क्या रहा है। उसे बस ये था कि मेरे बाल स्ट्रेट हो जाए, मैं पे कर रहा हूँ, और वो होता ये कि केराटिन करानी है, क्योंकि केराटिन एक ट्रीटमेंट है, रिबॉन्डिंग जो है वो एक केमिकल ट्रीटमेंट है। तो वो सैलून्स में जाते हैं, लेकिन उनके माइंड में ये चीज़ होती है कि पैसे लगा रहे हैं तो बाल सीधे भी हो जाएं। तो सैलून्स वाले ये क्या करते हैं, मिसगाइड करते हैं, मिसगाइड करके उनकी रिबॉन्डिंग करते हैं कि वो लास्ट करेगी, लेकिन उनके जो बाल हैं वो वीक हो जाते हैं। उस टाइम पे उन्हें अपने बाल अच्छे लग रहे होते हैं, बाद में वो वीक हो जाते हैं।
और केराटिन जो है ये बेसिकली प्रोटीन है, इसमें 90% तक प्रोटीन होती है जो आपके बालों में हम लोग पेनिट्रेट करते हैं। अच्छा। ये आपके बालों की डलनेस को ख़त्म करता है, जो ड्राई हेयर होते हैं, डैमेज हेयर होते हैं, उन्हें रिपेयर करता है। बल्कि आप ये सोचें कि अगर आपके हेयर वेंटिलेटर पे है ना तो उसके लिए केराटिन बेस्ट है। केराटिन से बेस्ट कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन ये है कि उसमें आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आप क्या यूज़ कर रहे हो, कौन से ब्रांड की कर रहे हो। बहुत से ब्रांड्स भी ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फ्यूम्स होते हैं। अच्छा। ठीक है, वो भी आपके लिए हार्मफुल होते हैं केराटिन में। ओके। तो वो भी हमें देखना पड़ता है कि कौन सा ब्रांड आप यूज़ कर रहे हैं। अदर सैलून्स में ही होता है 5-6,000 में केराटिन की जा रही है डील्स लगा के। अब आप खुद इमेजिन करें, अगर 50 to 60,000 की हम किट बाय कर रहे हैं, उसमें हमारे और वो 5,000 में आपका केराटिन कर रहे हैं। कैसे? वो बहुत ही चीप क्वालिटी की केराटिन होती है, जिससे लोगों के माइंड में ये चीज़ आ गई है कि केराटिन ठीक नहीं है। जबकि केराटिन ट्रीटमेंट अच्छा है, लेकिन ये अवेयरनेस नहीं है कि प्रोडक्ट क्या यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, मतलब केराटिन जो है वो समझ लें कि एक प्रोटीन ट्रीटमेंट है और रिबॉन्डिंग जो है वो एक केमिकल ट्रीटमेंट है जो आपके बालों को स्ट्रेट करता है और काफ़ी लंबे अरसे के लिए उनको स्ट्रेट करता है। लेकिन केराटिन जो है वो एक प्रोटीन ट्रीटमेंट है जो आपके बालों में शाइनिंग लेकर आएगा। बिल्कुल, वो आपके हेयर को मैनेजेबल कर देता है। आपके बालों की फ्रीजी लुक जो होती है उसको खत्म कर देता है, मैनेजेबल हेयर हो जाते हैं। लेकिन जिन लोगों का स्कैल्प ऑयली होता है, अगर वो केराटिन कराते हैं तो उनका जो ज़रा स्कैल्प है वो ज़्यादा ऑयली फील होने लग जाता है, क्योंकि केराटिन में प्रोटीन होती है, वो आपके बालों को मॉइस्चराइजर देता है। इसलिए फिर ऑयली स्कैल्प वाले जो है उन्हें डेली बेस पे शैम्पू करना पड़ता है। लेकिन ये कि जो शैम्पू है वो भी आपका ठीक होना चाहिए। देखें, आपने सैलून से केराटिन करा ली, उसके बाद अगर आप होम केयर नहीं कर रही तो वो केराटिन जैसे जैसे वॉश होते हैं वो डिजॉल्व होता जाता है, क्योंकि वो ट्रीटमेंट होता है, उसको हमने लॉक किया होता है आपके हेयर में। अच्छा। उसके बाद आपको सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करने चाहिए। वैसे नॉर्मल भी आपको सल्फेट फ्री ही शैम्पू यूज़ करने चाहिए, केमिकल्स वाली प्रोडक्ट यूज़ नहीं करनी चाहिए। सल्फेट फ्री शैम्पू करें, उसके बाद अच्छी सी डीप कंडीशनिंग करें, सीरम करें, और कोशिश करें कि जो आप पिलो यूज़ करते हैं वो सिल्क का हो। सिल्क पिलो यूज़ करने से आपके बालों में स्प्लिट एंड नहीं आते। जो आप टॉवल यूज़ कर रही हैं, ठीक है, वो टॉवल भी जो है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। कभी भी टॉवल करते वक्त अपने हेयर को रब मत करें। ठीक है, जब मतलब वो जो हम फौरन से सुखाना शुरू हो जाते हैं और रबिंग करते हैं, ऐसे रबिंग करते हैं तो हमारे हेयर की स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं। क्योंकि देखें, हम अपने हेयर पे आयरन कर रहे हैं, कलर कर रहे हैं। अब तो कोई भी लड़की ऐसी नहीं है मेरे ख्याल में जो अपने बालों को आयरन ब्लो ड्राई नहीं करती होगी। तो कोशिश करें कि एयर ड्राई करें अपने हेयर को। हेयर ड्राई डेली बेस पे यूज़ मत करें, जब आपने कहीं जाना है तब यूज़ करें। और टॉवल कभी भी रब करके यूज़ मत करें। बालों को इस तरह से जो हम अक्सर लेडीज़ करती हैं ना, टॉवल के साथ ऐसे वो भी बिल्कुल मत करें। वो भी नहीं करना चाहिए कि वो जल्दी सूख जाए। बिल्कुल सॉफ्टली आपके अपने बालों को डील करना होता है। जब आप इतने केमिकल यूज़ करते हो तो इसको आपने बिल्कुल एक बेबी की तरह ट्रीट करना है। ऑब्वियसली वो जब आप इतने केमिकल्स यूज़ करते हैं, डाई यूज़ करते हैं, तो आपके जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, उसकी रूट्स वीक हो जाती हैं, और वो आप ये देखें कि डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं। तो यही सबसे बड़ी वजह होती है कि और समटाइम क्लाइंट्स को ये लग रहा होता है हमारे हेयर की ग्रोथ नहीं हो रही। अच्छा। ग्रोथ हो रही होती है, लेकिन बाल ड्राई इस कदर हो जाता है आयरन कर करके कि वो नीचे से ब्रेक हो रहा होता है, टूट जाता है। एग्जैक्टली। लेकिन रूट से तो देखें ग्रोथ हो रही है आपकी। बस उसको मेंटेन करने के लिए आप होम केयर में अच्छे शैम्पूज के साथ, आजकल जैसे कॉफ़ी का सीजन है, हम कॉफ़ी पीते हैं, आप कॉफ़ी अपने हेयर में भी लगा सकती हैं। अच्छा जी, कॉफ़ी का मास्क बना के, कॉफ़ी का मास्क बना के यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों के हेयर ड्राई हैं वो ऑयल में मिक्स कर लें, ऑयल को हल्का सा नीम गर्म करें। अच्छा। उसमें 1.5 स्पून कॉफ़ी की डालें और वो अपने स्कैल्प में मसाज करें। 1 आवर के बाद उसे वॉश कर दें। जिन लोगों के हेयर थोड़े येलो हो जाते हैं, कलर फेड हुआ होता है, वो कलर भी थोड़ा सा कॉफ़ी का आ जाता है, और उससे आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है, बालों की नरिशिंग होती है। तो इस दफ़ा विंटर में कॉफ़ी पीने के साथ साथ आपको कॉफ़ी अप्लाई भी करें। और जिनके नॉर्मल हेयर हैं वो पानी में मिक्स करके कॉफ़ी को वो भी अप्लाई कर सकते हैं, स्प्रे फॉर्म सेक्शन करके, तो अपने स्कैल्प में अप्लाई करें। तो वो उनके लिए अच्छा एक कह लें कि मास्क साबित होगा, जो उनकी ग्रोथ के लिए भी, उनके बालों की ग्रोथ के लिए भी अच्छा होगा, और बालों की हेल्थ और शाइन भी। अच्छा, दूसरा मुझे बताइए कि केराटिन कितनी देर चलती है? केराटिन अगर देखा जाए, कंपनी से जब हम प्रोडक्ट बाय करते हैं वो हमें 6 मंथ का कहते हैं, 5 to 6 मंथ। लेकिन 100 में से 10% क्लाइंट ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा अपने बालों की केयर करता है, तो उसकी 5 मंथ्स तक लास्ट करती है। अदरवाइज 2-3 मंथ्स में केराटिन ख़त्म हो जाती है। क्लाइंट्स को हम कहते हैं आपने सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करने हैं, केराटिन शैम्पू यूज़ करने हैं। जब हम उनसे पूछते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं, नॉर्मली शैम्पू मार्केट्स में जो मिलते हैं डिफरेंट ब्रांड्स के, उनके ऊपर लिखा होता है जी केराटिन शैम्पू।
अच्छा, वो लोग वो केराटिन शैम्पू यूज़ कर लेते हैं, बजाय सैलून वालों ने उन्हें प्रॉपर गाइड किया होता है, Recommend लेकिन किया फिर होता है, भी हाँ। उनके माइंड में ये होता है शायद ये केराटिन के बाद हमने यूज़ करना है, हाँ। जबकि वो वैसे नॉर्मल हेयर के लिए शैम्पू होता है कि जैसे आपके हेयर नॉर्मल है, आपने कुछ भी नहीं कोई कराया हुआ treatment नहीं तो लिया हुआ, केराटिन जी। शैम्पू कर लें, ज़रा थोड़े से स्ट्रेट बाल लगेंगे सिल्की, लेकिन वो केराटिन वाले हेयर के लिए नहीं होता। ओके, तो अगर आपने उसकी कह लें कि केराटिन- मुद्दत बढ़ानी है, ये केराटिन ट्रीटमेंट का जो अच्छी एफिशिएंसी दिखानी है, तो उसके लिए आपको वही प्रोडक्ट्स यूज करनी बिल्कुल। पड़ेंगी ना। हम ये नहीं रेकमेंड करते क्लाइंट को हमारे से ही बाय करें, क्योंकि क्लाइंट्स को होता है कि पता नहीं इनसे बाय कितने महंगे करेंगे, दे रहे होंगे, बिल्कुल हाँ, एग्जैक्टली, true। क्योंकि देखें वो हमारे से एक एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट ले रही हैं, मार्केट से बाय कर लें, ऑनलाइन इतनी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, वहाँ से आप बाय करें, लेकिन आप उसको प्रॉपर रीड करें और सल्फेट फ्री होना चाहिए आपको ठीक है। शैम्पू भी, आपका मास्क भी। अगर आप रेगुलर मतलब सल्फेट फ्री प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो जो आपकी ड्यूरेशन है केराटिन की वो 5 मंथ्स तक चले जाती है, अदरवाइज 2-3 मंथ्स में आपकी केराटिन निकल जाती है। जो लोग बहुत अच्छा, ज़्यादा तो क्या curls use- फिर केराटिन के बाद भी हल्का हल्का स्ट्रेट करने पड़ते हैं बाल, या वो ए ड्राई हो जाएंगे तो वो आपके अगर- बाल स्ट्रेट ही होंगे? अगर तो आप अच्छी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हैं तो फिर आपको ड्रायर यूज़ करना पड़ेगा, रैंडम ड्राई यूज़ करें तो नीट लुक आ जाती है। तो जिनके बहुत ज़्यादा फ्रीजी होते हैं उनको लाइट सा आयरन यूज़ करना पड़ता है, और क्योंकि केराटिन बेसिकली आपके हेयर को मैनेजेबल कर देती है, डेड स्टेट नहीं करती, रिबॉन्डिंग फॉर्म में नहीं लाती। केराटिन का ये सीन होता है कि हम बालों के तो हमारे क्यूटिकल्स ऑलरेडी ओपन हुए होते हैं इतने कलर्स कर करके, लेकिन हम लोग पहले प्यूरिफाइंग शैम्पू यूज़ करते हैं जिससे क्यूटिकल्स ओपन हो जाते हैं लाइट से आपके हेयर के। उसके बाद हम जो केराटिन अप्लाई करते हैं जिसमें प्रोटीन होती है उसको हम आयरन के ज़रिए आपके हेयर में पेनिट्रेट कर देते हैं, और वो फिर आपकी यही है कि मतलब 3-4 मंथ्स तक ही लास्ट करती है, जैसे जैसे आप वॉश करते हो वो डिज़ोल्व होती जाती है। डिसॉल्व होती जाती है, हाँ। और ठीक है। रिबॉन्डिंग में लोग अक्सर जिन्हें क्लियर नहीं है ये चीज़ कि रिबॉन्डिंग क्या चीज़ है, सैलून वाले उन्हें बता रहे हैं कि हम आपकी केराटिन कर रहे हैं, तो प्लीज़ वो इस चीज़ को अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जाएं सैलून में कराने से पहले कि रिबॉन्डिंग का प्रोसीजर चेंज है, केराटिन का टोटल प्रोसीजर चेंज है। ओह, ठीक है, रिबॉन्डिंग में क्या करते हैं, पहले सिंपल शैम्पू करते हैं या नहीं करते, अच्छा। जस्ट क्रीम अप्लाई करते हैं जो आपके बालों का बॉन्ड जो है वो तोड़ देती है। ठीक है, उसके बाद वो क्या करते हैं, उसको वॉश करके आयरन करके उसको फिक्सर अप्लाई करते हैं ताकि वो आपके बाल फिक्स हो जाएं उसी पोजीशन में। ठीक है। लेकिन केराटिन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। केराटिन में शैम्पू करके प्यूरिफाइंग शैम्पू करने के बाद हम लोग केराटिन क्रीम लगा के उसी के ऊपर आयरन करते हैं, उसको कभी भी वॉश नहीं करते, क्योंकि वो प्रोटीन होती है, मॉइस्चराइज़र होता है, आपके बालों में पेनिट्रेट हो जाता है। ठीक है, तो कभी भी हम केराटिन वाले प्रोडक्ट को वॉश नहीं करते, आयरन के बाद वॉश करते हैं। तो यहाँ से आपको पता लग जाना चाहिए कि सैलून वाले आपकी केराटिन कर रहे हैं या रिबॉन्डिंग या कर रहे हैं। रिबॉन्डिंग कर रहे हैं, ये मतलब कुछ डिफरेंस है रिबॉन्डिंग में और केराटिन में। तो आप लोगों ने खासतौर पर इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कोई आपको केराटिन कहकर रिबॉन्डिंग तो नहीं करवा रहे हैं और अपने पैसे जो है वो ज़ाया तो नहीं कर रहे हैं, और दूसरा ये कि आपके बाल भी जो है वो डैमेज हो रहे हैं, तो इसलिए इस हवाले से आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। दूसरा ये मुझे बताइए हमारा कि अब जिनके थिन बाल होते हैं उन्हें भी कराना चाहिए केराटिन, मतलब सभी करा सकते हैं, या कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि जिनके ज़्यादा अच्छे वॉल्यूम वाले बाल हैं वो कराएं और जिनके थिन बाल हैं वो ना कराएं? थिन बाल वाले भी केराटिन करा सकते हैं, लेकिन वही बात है कि स्कैल्प को टच ना किया जाए, बहुत केयर से केराटिन की अच्छा। जाए। ठीक है, क्रीम अप्लाई की जाए, आयरन बहुत ज़्यादा यूज़ ना किया जाए। ये केराटिन करने वाला जो पर्सन है वो एक्सपर्ट होना चाहिए। ओके। इसलिए आपको अपने बालों के लिए बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए कि आप कहीं पे भी उठ के चले जाएं। ठीक है, सबसे पहले आपको खुद अवेयरनेस मेरे ख्याल में होनी चाहिए, फिर आपको सैलून वाले के आगे बैठना चाहिए। हाँ। तो केराटिन करा सकते हैं नॉर्मल हेयर वाले भी, और वैसे भी जिनके थिन हेयर हैं उनके लिए आजकल बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स आ गए हैं। हमारे पास एक हाई फ्रिक्वेंसी ट्रीटमेंट है, इलेक्ट्रिक कॉम होती है, वो ओजोन लेयर्स हैं उसमें, ओके। जो कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करती हैं। हम पहले वो कॉम करते हैं, जब आपकी ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाती है उसके ऊपर जब हम ऑयलिंग का मसाज देते हैं तो वो ब्लड सर्कुलेशन आपकी फास्ट हुई होती है। उसके बाद जब स्टीम देते हैं तो पोर्स ओपन होते हैं, ऑयल आपके पोर्स के अंदर जाता है, तो वो जल्दी वर्क करता है, आपकी रीग्रोथ में भी हेल्प करता है, आपके हेयर फॉल को भी स्टॉप करता है। ठीक है, मतलब डिफरेंट जो है वो ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं जो आप अपनी सेल्फ केयर के अंदर जो है इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा, क्योंकि सर्दियां शुरू हो रही हैं, थोड़ा सा ये भी हमें बता दें कि डैंड्रफ का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। ये तो वो ट्रीटमेंट्स जो हमने लेने हैं, केराटिन या रिबॉन्डिंग करानी है, जिनको डैंड्रफ का मसला होता है वो क्या करें? ऑयलिंग करें, किस तरह का शैम्पू यूज़ करें, या क्या सेल्फ केयर करें इस हवाले से? जिन लोगों को डैंड्रफ का इशू होता है सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा ना कि उनका स्कैल्प कैसा है। कुछ लोगों का ऑयली स्कैल्प होता है,
ग्रीसी होता है उस वजह से उन्हें डैंड्रफ होती है, कुछ लोगों के ड्राई स्कैल्प की वजह से उन्हें डैंड्रफ होती है। तो ये रीजंस आ जाते हैं कि जब तक हम स्कैल्प को चेक नहीं करते हम सही गाइड नहीं कर सकते कि आपको क्या यूज़ करना चाहिए। ये हम ज़रूर बता सकते हैं कि जिनका ऑयली स्कैल्प है सबसे पहले वो अपने स्कैल्प का ऑयल कंट्रोल करने के लिए शैम्पू यूज़ करें। वो किसी भी अच्छे ब्रांड्स में आप ले सकते हो, बॉडी शॉप में, पॉल मिचेल्स में, उनके भी टी ट्री के शैम्पूज़ हैं जो आपके स्कैल्प का ऑयल मेंटेन करते हैं। और फिर उससे जब आपका ऑयल मेंटेन हो जाता है तो फिर आपको डैंड्रफ नहीं होती। ठीक है। और जिनका ड्राई स्कैल्प है वो ऑयलिंग करें। अगर आप सरसों के तेल में, मतलब अगर 3 टेबलस्पून आपका सरसों का ऑयल है और आप 3 टेबलस्पून उसमें वाटर ऐड करके उसको मिक्स करते हैं, वो एक पेस्ट बन जाती है। उस पेस्ट को आप अपने स्कैल्प में लगाएं, उससे भी आपका डैंड्रफ खत्म होता है। अच्छा, क्या बात है। और आपने मल्टीविटामिन्स भी लें। देखें, ऊपर की आप प्रोडक्ट जब तक अप्लाई करेंगे वो आप ऊपर वर्क करते हैं, इसलिए आपको इंटरनल भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप मल्टीविटामिन्स लें, अपनी डाइट इम्प्रूव करें। ठीक है, आजकल जैसे ऑरेंज का सीज़न आने वाला है, ऑरेंज खाएं। ठीक है, उसमें भी विटामिन सी होती है, आपके बालों के लिए बहुत अच्छी है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो विटामिन डी आपके हेयर के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी जो है वो हम धूप से भी ले सकते हैं। वैसे भी हमारे जनाब पाकिस्तान में विटामिन डी की कमी ही है, हम डेफिशिएंसी का ही शिकार हैं। हाँ जी, तो विटामिन डी धूप से पूरी होती है। हम धूप में बैठते नहीं हैं, लेकिन जो सर्दियों वाली धूप होती है ना, अगर आप अपने हेयर को थोड़ा सा विंडो वाली साइड पे, कुछ ऐसी साइड पे करके कि आपके फेस पे धूप ना आए, आप अपने हेयर को कोई 5-10 मिनट्स के लिए ब्रश करें धूप में। अच्छा। तो आप फील करेंगे कि आपके बालों की हेल्थ अच्छी हो रही है। जनाब, आज बड़ी अच्छी अच्छी टिप्स हम आपको दे रहे हैं, हमारे साथ शेयर करिए। तो ये आप लोगों ने लिख लेनी है ताकि आपने जब सेल्फ केयर अपनी करना शुरू कर देनी है तो इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकें, इन टिप्स को। अच्छा, दूसरा केराटिन के हवाले से हमारा कहा जाता है कि जब आप केराटिन करा लेते हैं तो 3 से 4 दिन आपने अपने हेयर वॉश नहीं कर रहे। वाकई ऐसा है? वो रिबॉन्डिंग के बाद। अच्छा, वो रिबॉन्डिंग के बाद। केराटिन सेम डे वॉश है। अच्छा। या केराटिन नेक्स्ट डे वॉश है। सही। ठीक है, या कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं बहुत कम जिनका 2 डेज़ का होता है, लेकिन आजकल कोई भी क्लाइंट्स जो है वो कहता है कि नहीं मुझे सेम डे वॉश वाली केराटिन चाहिए, तो सेम डे या हम नेक्स्ट डे कह देते हैं। नेक्स्ट डे हम इस सेम डे हो सकता है, लेकिन हम नेक्स्ट डे इसलिए क्लाइंट को कहते हैं कि आप आके वॉश करा लें ज़रा, चलो 12 आवर्स आपके हेयर में प्रोडक्ट रह जाए, क्योंकि वो तो अंदर लगी होती है। रिबॉन्डिंग 3 डेज़ के बाद आप वॉश करते हो रिबॉन्डिंग का। अच्छा, यहाँ से भी आपको आइडिया हो जाता है कि आपकी रिबॉन्डिंग हो रही है या फिर आपकी केराटिन हो रही है, कि आपको जो करने वाला है, एक्सपर्ट है, वो क्या कह रहा है कि 3 दिन बाद आपने वॉश करने हैं या आपने 1 दिन बाद या 12 घंटे के बाद आपने वॉश कर लेने। ये भी एक प्रो टिप है जनाब, रिबॉन्डिंग और केराटिन के हवाले से। अच्छा, दूसरा आजकल रोज़मेरी ऑयल का बहुत ज़्यादा आया हुआ है कि रोज़मेरी ऑयल लगाएं, आपके बालों के लिए बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है। उसके हवाले से बताइए। रोज़मेरी वाटर भी कह रहे हैं कि वो उसके पत्ते जो है वो बॉयल करके पानी के अंदर, तो वो भी स्प्रे बॉटल के साथ स्प्रे करें। जो पानी उसका आप कह रही है ना वाटर वाला, वो तो ठीक है। ऑयल की क्या श्योरिटी है कि वो ओरिजिनल है? ठीक है, इसलिए ऑयल का तो मैं नहीं आपको कह सकती, लेकिन वाटर उसका अगर आप खुद से घर में बॉयल करके बना रही हैं तो वो बेस्ट है, वो आप यूज़ कर सकती हैं, आपके बालों की हेल्थ के लिए बेटर है। लेकिन जो कॉफ़ी वाला मैंने आपसे कहा है ना, ग्रोथ के लिए, वो उससे ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसको डॉक्टरों ने भी रिसर्च की है। और जो भी ये चीज़ यूज़ करे उसको प्रॉपर गूगल पे जाके रिसर्च करे, उसको आइडिया होगा कि वाकई इसके इफ़ेक्ट्स हैं। कॉफ़ी वाले के जो हमने कॉफ़ी की टिप दी है कि वो कर सकते हैं। इस तरह के और किस तरह के मास्क हम घर पे बना सकते हैं? तो कॉफ़ी वाला हो गया। राइस वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। आजकल राइस वाटर का बहुत ज़्यादा है कि राइस वाटर से आप अपने हेयर वॉश कर सकते हैं। उसके अलावा आप एग लगा सकते हैं अपने बालों में। ये तो लोग लगाते भी एग, या फिर मायोनीज भी लोग लगाते हैं, एग भी लगाते हैं। एग आप योगर्ट में भी ऐड करके लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपके हेयर ड्राई है तो अंदर आप ऑयल ज़रूर मस्ट ऐड करें। अच्छा, अक्सर लोगों को मैंने देखा है वो कोकोनट ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि सर्दियों में ख़ास तौर पर वो कहते हैं जी हमने कोकोनट ऑयल पे शिफ्ट कर देना है, वो एक तो जल्दी वॉश आउट हो जाता है, बालों में रहता नहीं है। बाकी ऐसा है? ऐसा है, लेकिन उससे बाल थोड़े से ड्राई हो जाते हैं। जिनके ऑयली बाल होते हैं ना, उनको बहुत सूट करता है वो। जिनके हाइलाइट्स वाले ड्राई डैमेज बाल होते हैं ना, उनको कोकोनट ऑयल नहीं सूट करता, उनके बाल और मज़ीद ड्राई हो जाते हैं जब वो लोग यूज़ करते हैं। तो फिर उन्हें कौन सा यूज़ करना चाहिए? सरसों का प्योर ऑयल यूज़ करना चाहिए, सरसों का तेल ऑयल यूज़ नहीं करना चाहिए। समटाइम हम मिक्स ऑयल यूज़ कर रहे होते हैं, मिक्स ऑयल यूज़ कर करके हमें ये नहीं पता होता कि वो हमें सूट भी कर रहे हैं या नहीं। तो इसलिए प्योर ऑयल सरसों का यूज़ करें, वो सबसे बेस्ट है। अच्छा, आप भी सरसों का यूज़ करते हैं? माशाल्लाह, आपके बाल भी इतने अच्छे हैं, तो क्लाइंट्स आके पूछते होंगे कि हमारा आप क्या यूज़ करते हैं? क्लाइंट्स को भी ऑनेस्ट ओपिनियन देती हूँ, मैं उन्हें यही कहती हूँ कि आप सरसों का ऑयल यूज़ करें, आप इतने एक्सपेंसिव ऑयल्स मत यूज़ करें,
ठीक है, आप वो यूज़ करें जिसके आपको बेनिफिट है। हाँ। देखिए हम इतने पैसे भी लगा दें, आजकल हालात क्या जा रहे हैं मुल्क के। ऑब्वियसली इन्फ्लेशन रेट इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो हमारी यही कोशिश होती है कि जो आपके घर में जो चीज़ें मौजूद हैं ना, उनके थ्रू ही आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकें, आप अपने बालों का ख़ास तौर पर ख्याल रख सकें कि आपके बाल खूबसूरत होते हैं ना, तो आपकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली खूबसूरत नज़र आना शुरू हो जाती है। तो हमारा बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर आई और इतनी अच्छी टिप्स हमें देकर जा रही हैं, इतने अच्छे मास्क बता के जा रही हैं कि किस तरह आप लोगों ने बनाने हैं। हमारा शहजाद हमारे साथ मौजूद थी, ब्यूटी एक्सपर्ट हैं। और लास्ट पे मैं भी जनाब यही कहूँगी कि अपना ख्याल रखें, अपनी डाइट अच्छी करें, सप्लीमेंट्स का इंटेक करें। जिस तरह हमारा ने कहा है कि आप ट्रीटमेंट्स तो लेते हैं, लेकिन जब आप अच्छी डाइट नहीं लेंगे, सप्लीमेंट्स नहीं लेंगे, तब तक उसका इफ़ेक्ट नहीं होगा, उसका इफ़ेक्ट नज़र भी नहीं आएगा। तो अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अच्छा खाएं और अच्छा जिए, मैं तो ये कहूँगी। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद आपसे मुलाकात करेंगे नए गेस्ट से। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप के हवाले से, क्योंकि वर्ल्ड कप 2023 इस वक्त जारी सारी है और इंडिया में ये खेला जा रहा है। इंडियाबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में जनाब ये मैचेस चल रहे हैं। कल हुआ है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जैसी इतनी अच्छी टीम भी सिर्फ 200 स्कोर बना सकी है और इस हवाले से चहमगोइयाँ भी चल रही हैं जनाब। सोशल मीडिया पर काफ़ी तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी इतनी परफेक्ट टीम, जिनके खिलाड़ी इतने अच्छे हैं, इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो जनाब सिर्फ 200 स्कोर बना सकी। और कोई ये भी कह रहे हैं कि जनाब फिक्स्ड मैच था इंडिया को जिताने के लिए। और अब क्योंकि कल है पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच, पहला मैच शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत चुके थे नीदरलैंड से। बड़ा अच्छा आगाज़ किया हमने वर्ल्ड कप का, पहले मैच में ही फतह हासिल की। तो कल श्रीलंका के साथ हमारा मैच है। श्रीलंका की टीम भी बहुत अच्छी है, जब उन्होंने अपना पहला मैच जीता है अनफॉर्चुनेटली हार गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने 350 से ज़्यादा स्कोर किया था। तो इट मीन्स कि वो भी काफ़ी अच्छे वेल प्लेड वहाँ पर प्लेयर्स हमारे मौजूद हैं। तो अब क्योंकि कल हमारा पड़ाव पड़ने वाला है श्रीलंका के साथ, तो किस तरह का मैच होगा, क्या प्रेडिक्शन की जा रही है, जीत सकते हैं या हार सकते हैं, कितने चांसेस हैं, तो इस पर बात करने के लिए आमिर नज़ीर साहब स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है। आमिर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपका मदू करने का मैं। आमिर साहब कल पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच है। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि क्या लगता है आपको, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी कल के हवाले से? देखिए जी, मेरी हाई तो ये है कि पाकिस्तान जीतेगा, एक बात। दूसरी बात, अगर क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, अभी जो लास्ट जो पाकिस्तान ने और जो श्रीलंका ने जो गेम्स खेली है, आउटस्टैंडिंग खेली है। और पहले पाकिस्तान की बात करता हूँ, या आपको पता है कि पाकिस्तान के 3 प्लेयर 25 पे आउट हो गए, सब घबरा गए। मैंने आपको कहा था घबराना नहीं है, फिर भी हम 288 तक चले गए। उसके बाद जब जो न्यूजीलैंड के प्लेयर थे, उन्होंने जैसे बैटिंग का स्टार्ट किया, अच्छी पार्टनरशिप लगाई, एक वक्त पे ऐसे लग रहा था कि ये इजीली पाकिस्तान को हरा देंगे। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि नीदरलैंड की टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और उनके जो भी इनके क्रिकेट बोर्ड वाले, इन्होंने अपनी क्रिकेट को बहुत ही तरक्की पे लेके आए, क्योंकि वर्ल्ड कप क्वालिफाई करके ही आए हैं। देखिए, अब हर टीम को हल्का मत ले, वर्ल्ड कप क्वालिफाई करके वो उसमें वेस्ट इंडीज देखे बाहर हो गया, उसमें कई जिम्बाब्वे टीम बाहर हो गई। मगर ये क्रेडिट जाता है न्यूजीलैंड की टीम को, जिन्होंने बड़ी उम्दा क्रिकेट पेश की। और पाकिस्तान में कोई ऐसा मैच मिलना चाहिए था। देखिए, हमें अपना पता चल गया कि हमारे 3 आउट हो गए। उसके बाद हमारी लंबी पार्टनरशिप लगी। ऑलवे रिजवान, आपको पता जैसे माशाल्लाह वो खेलता, वो अपनी टीम को आगे लेके चलता है। साउशकील देख ले, वो उसने अपना ट्रम्प का इस्तेमाल किया, वो मौका मिला, उसने बड़े ही क्रूशल 68 रन बनाए, जिसकी बना के हम 282 चले गए। अब हम आ जाए श्रीलंका की साइड पे, जो हमारा कल मैच है। देखिए, श्रीलंका को 4 से 20 रन होते हैं, पहाड़ लग गया। उससे क्या होगा, जब श्रीलंका बैटिंग करने आता, सब ये समझ रहे थे कि यार उस तरह का स्टार नहीं लेंगे, अब ये वो मैच आगे तक नहीं लेके जाएंगे। मगर नहीं, देखिए 2-2-3 चल रहा है। यहाँ पे हर टीम जो है ना तैयारी करके आई है, वर्क करके आई है। आप देखिए, जैसे वो कुशारा प्लेरा ने जो खेला, उसने देखे 25 या 26 गेंदों में 60 से 65 रन बना दिए।
सब ये कहने लगे यार ये क्या हो गया, मगर देखिए क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। लेकिन किया। आपको क्या लगता है आमिर साहब कि कल कुछ हमें अपनी टेक्निक चेंज करनी चाहिए, कुछ बैटिंग ऑर्डर चेंज करना चाहिए? क्या लगता है आपको कि कौन से की प्लेयर्स हैं जिनको कल हमें फ्रंट फुट पे खिलाना चाहिए? नहीं देखिए चेंजिंग नहीं होगी। आप देखें ये जो हमें लास्ट मैच जो खेला है हमारी वही साइड है कि हमें इसी पैटर्न पे जाना है, क्योंकि हमारा बेस्ट फखर जमान है, थोड़ा सा आउट ऑफ टच लग रहा है हमें, मगर हम दुआ करते हैं वो जल्द से जल्द फॉर्म में है। वो हमारा की प्लेयर है, इमाम ऑलवेज रन करता हुआ ना, हमारा बाबर आजम रिजवान है, हमारा यही अब चल रहा है ये सेटअप। हम इसको चेंज अभी करने की हमें कोई जोर नहीं है। हमें क्या मैच तो जीते हैं, हम तो हार गए, या तो कौन से 5-4 मैचेस हो गए, मगर ये है कि अभी अर्ली ऑन है, अभी वर्ल्ड कप देखें कई रंग बदलेगा। अब 420 होता है, कल ऑस्ट्रेलिया 200 मार के 200 कर रहा है, इंडिया ने भी 3 आउट हो जाते हैं, अच्छी पार्टनरशिप लगती हो जाती है, मगर वर्ल्ड कप अभी देखें इनके 10 शहरों में मैच हो रहे हैं। लेकिन पहले मैच की कॉम्बिनेशन देके, पार्टनरशिप देके, सोशल मीडिया पे खासतौर पे ये चहमगोइयां चल रही हैं कि थोड़ा सा ना चेंजिंग्स लेकर आनी चाहिए हमें बैटिंग लाइन में, क्या कहेंगे? देखें सोशल मीडिया वालों को सलाम, वो कैसे रहे होता रहे, उनकी मर्जी, मगर हमने अपनी पाकिस्तान टीम को देना, ये रियलिटी है। क्रिकेट जो है मैदान में खेली जाती है, ट्विटर पे या फेसबुक पे नहीं खेली जाती। जी बिल्कुल, की अच्छी टीम है, वो अच्छा खेल रही है, और हमें दुआ को होना कि सोशल मीडिया काम है वो लगे रहे, मुन्ना भाई लगे रहे, उनका काम यही है। मगर यह है कि पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करना चाहिए। पाकिस्तान की सीट 2-3 साल से यही जीतती आ रही है और यही हमें खुशियां देती आ रही है। ये मत कहे कि एक मैच के बाद हमें अपनी पाकिस्तान की टीम जैसे कि इंशाल्लाह आगे भी जो है हमें खुशियां इसी तरह देते रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, नंबर 1 बैटर हमारे पास मौजूद है, बाबर आजम हमारे पास मौजूद है। अच्छा, दूसरा थोड़ी सी पिच के हवाले से जो राजीव गांधी स्टेडियम है, किस तरह का वो सपोर्ट करेगी कल हमें? क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा कि पहले बैटिंग हमने की है, अच्छा स्कोर हम लोगों ने गेन कर लिया था, फिर हमने मात भी दी नीदरलैंड को। तो कल भी क्या लगता है आपको, टॉस अगर जीत जाते हैं तो पहले बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग करनी चाहिए? देखो मुझे अभी बात में अभी वो कर रहा था, देखिए पाकिस्तान में लाजी बात है कल का मैच ऑस्ट्रेलिया इंडिया, और उससे पहले श्रीलंका साउथ अफ्रीका के मैच की झलकियां देखी होंगी। देखिए ये 2 मुख्तलिफ पिच थी, एक पे 420 बनता है, एक पे 200 मार के बनता है, ठीक है। अब हमारा श्रीलंका में चाहे जैसी मर्जी पिच हो, चाहे आपकी पहले बैटिंग आती है चाहे बाद में आती है, आपने रन करने ऑन बोर्ड करना है। अगर आपको श्रीलंका पहले मैच बारी लेता है तो उसको 250-260 के अंदर आपको आउट करना पड़ेगा। आपकी वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक है, ठीक है। अगर आपकी बैटिंग आती है तो आपको लंबी पार्टनरशिप विकेट पे खड़ा रहना पड़ेगा। लंबी पार्टनरशिप लगेगी तो इंशाल्लाह ताला हमारी जो भी टारगेट मिले हम वो कर। इंडिया में मुमकिन है रन बनाना, ये कहना गलत है कि इंडिया में रन नहीं होंगे, रन बन जाते हैं, मगर आपको स्टे करना पड़ेगा पिच के ऊपर। अच्छा, दूसरा मैं लास्ट पे ये कमेंट लेना चाहूँगी, सोशल मीडिया पे ये भी बड़ी ज़्यादा चहमगोइयाँ चल रही थी कि ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी टीम है। हमने देखा कि जो प्रैक्टिस मैच भी हमारा पाकिस्तान के साथ उसका हुआ और उसने 350 से ज़्यादा इसी पिच पे जनाब उसने स्कोर किया था, लेकिन कल जब इंडिया के साथ उसका पड़ाव पड़ा तो 200 पे ही जनाब सिर्फ 200 स्कोर बना सकी है। तो ये कहा जा रहा है कि कोई शायद फिक्सिंग हुई है या कुछ ऐसा हुआ है, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? नहीं, मैं फिक्सिंग का नाम नहीं लूंगा, ना मैं कह सकता हूँ। सोशल मीडिया पे ये चीजें चल रही है कि इतनी अच्छी टीम 200 सिर्फ बना सकती। नहीं मैं बता, देखो 120 पे उनके 2 आउट थे, 120 पे 2 आउट थे। उनकी पिच में जो देखे, जो जडेजा ने, जो अश्विन ने बॉलिंग की, एक होता है स्पिन, ये था जहाँ पे ये बॉल डाल रहे थे वहाँ पे डस्ट उड़ रहा था, डस्ट उड़ते वो टर्न हो रहा था। अच्छा। ठीक है, मुझे थोड़ा सा ये पिच वो अप टू द मार्क नहीं लगा। आप देखिए ना, उसके बाद दूसरी तरफ देखे तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने 4 पेसर के साथ किया, पेसर ने तो अपना काम कर दिया, 3 प्लेयर उनके टिपर पे चले गए, और उसको एक आप कैच भी छोड़ देते हैं। उसकी अगर वहाँ विराट कोहली का कैच होता है तो मुख्तलिफ होता, ऑस्ट्रेलिया मैच जीत जाता। मगर यह है कि मुझे ये जो पिच में थोड़ी सी खामियां नजर आई है। अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 टीम है, ऑलवेज उसने हमेशा टीम बड़ी बड़ी टीमों को हराया, इसी बार वो आर्मी चैंपियन है, हमें इस टीम को भी हल्का नहीं देना। पर क्रिकेट है, कुछ भी मैंने कहा अर्ली ऑन है, अभी आपको कई रन नजर आएंगे, 450 बना, फिर 200 आ गया, इस तरह के झटके मिलेंगे हमें। अच्छा, दूसरा स्पिन के लिए क्या ये पोजीशन या कंडीशन जो है वहाँ की आपको लगता है कि साजगार है? बिल्कुल है। देखिए एशियन जितने भी हमारे पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान ले लें,
उनके पास दुनिया के बेस्ट स्पिनर्स पाए जाते हैं, हर टीम में होते हैं, मगर इंडिया के पिचों पे ऊपर स्पिनर बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। जो बिगर ओवर्स होते हैं ना, वो स्पिनर नहीं करने होते हैं, फास्ट बॉलर ऊपर करके चले जाते हैं, मगर बीच में जो 20 से 25 ओवर। अच्छा आमिर साहब, क्या आपको लगता है कि शादाब को थोड़ा सा कल के मैच में रेस्ट दे के इब्रार को खिलाना चाहिए? नहीं, वो ट्रैवल जोन में मुनीबा वो नहीं खेल सकता, वो जब तक अल्लाह माफ करे कोई इंजरी नहीं होती वो इंसान नहीं हो सकता, वो 15 के रुकन में नहीं है, वो ट्रैवल जोन में है। हमारे पास देखिए शादाब अच्छी बॉलिंग अब उसकी डालनी शुरू होगी, अब नवाज है, उसामा मीरा, हमारे पास ये 3 स्पिनर्स है। उसके बाद गोल लिफ्टेड आपका इफ्तिखार आ जाता है, सौशकीन भी बॉलिंग करता है, आपके बॉलिंग तो बहुत ज्यादा स्पिन, मगर ये है कि ऐसा मौका ना है कि हम ये अपने नॉन रेगुलर बॉलर से करें। हमारा जो टारगेट है वो अपने मेन बॉलरों के ऊपर इंसार करना पड़ेगा इंशाल्लाह ताला। और हमारी बॉलिंग ऐसी नहीं है कि हम किसी भी टीम को ऐसे जाने देंगे, हमारी टीम को ऊपर से भी आउट करना आता है, नीचे से भी आता है, बस थोड़ा सा हम थोड़ा लैग करें स्पिन में। जो एक आधे मैच में आप देखेंगे हमारे जितने भी बॉलर हैं स्पिनर वो काम करना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। और कल का जो जनाब मैच है वो भी हम जीतेंगे, पूरी उम्मीद तो हम हैं, और अच्छी परफॉर्मेंस के कायल भी हम हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस देंगे कल, और जनाब कल का मैच भी हम लोग जो है वो जीत पाएंगे। हमारे साथ आमिर नज़ीर साहब मौजूद है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। आमिर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और आपने अपना तज्जिया हमारे साथ पेश किया। और कि कल दूसरा मैच है वर्ल्ड कप का, जहाँ पर पाकिस्तान खेलने को जाएगा, श्रीलंका के साथ हमारा मैच होने जा रहा है। तो हाई होप्स हैं हमारी और बेस्ट विशेस हैं हमारी टीम प्लेयर्स के साथ कि जनाब वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ये अहवाल था जनाब के वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है और सबकी धड़कनें थम जाती हैं जब भी पाकिस्तानी टीम मैदान में उतरती है। तो इंशाल्लाह कल का मैच भी हमारा अच्छा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और अपने जनाब जज्बात को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि जनाब हमारे, क्योंकि जज्बात बहुत ज़्यादा कह लें कि जुड़े हुए होते हैं, ख़ास तौर पर क्रिकेट के साथ, क्रिकेट लवर्स हैं हम। लेकिन अब थोड़ा सा चलते हैं सिंगिंग की तरफ, कि सिंगिंग का शोबा भी हमारा बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर होता जा रहा है। बहुत यंगस्टर्स ख़ास तौर पर अब इस साइड पर आ रहे हैं जिनके अंदर गाना गाने का जो शौक़ है वो बढ़ता जा रहा है। तो आज हमें ज्वाइन किया है अली काज़मी हैं, आप उन्हें कह सकते हैं कि उभरते हुए सिंगर हैं और नौजवान सितारे हैं, पाकिस्तान के कह लें कि टैलेंटेड सिंगर हैं। तो अली आपको वेलकम कहती हूँ जागो लोहार में, कैसे हैं? थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो कब से स्टार्ट किया अपने करियर के बारे में थोड़ा सा बताइए, अपनी जर्नी बताइए। म्यूज़िक स्टार्ट किए मुझे 10 साल हो गए। अच्छा, और सीखते हुए बिल्कुल। माशाल्लाह। और अभी मैंने रिसेंटली अपना एक गाना भी रिलीज़ किया है, तो फर्स्ट ट्रैक था वो मेरा। फर्स्ट ट्रैक तो ये जर्नी तो चलता रहेगा वैसे ही, इंशाल्लाह ये जर्नी चलती रहेगी। तो क्या ट्रैक का नाम क्या है आपके? तो ये पंजाबी एक ट्रैक है मेरा, क्यों नहीं दसिया के नाम से। क्यों नहीं दसिया? अच्छा, तो पंजाबी गाने ज़्यादा पसंद है, कौन सा जॉनरा पसंद है ज़्यादा? पंजाबी, फर्स्ट गाना तो मेरा पंजाबी था। अब आगे देखें, मिक्स चलता रहेगा। फिक्स लेकिन तो खुद क्या सुनना ज़्यादा, कौन सा जॉनरा ज़्यादा पसंद है सुनना? मुझे उर्दू और पंजाबी दोनों अट्रैक्ट करते हैं। मतलब क्लासिकल हो जाए, मेलोडी हो जाए, या मेलोडी अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, पॉप हो, रॉक हो, क्लासिकल हो, कोई अच्छा मेलोडी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो किससे इंस्पायर हैं, किसको ज़्यादा सुनते हैं? इंस्पिरेशंस तो बहुत ज़्यादा हैं, वो जो हमारे उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब, मैडम, उसके बाद बाकी कई बड़े आर्टिस्ट, मेहदी हसन साहब, इन सबको सुन सुन के बचपन में तो क्या बात इंस्पायर है, तो हैं इन बिल्कुल सबसे बेशक। अच्छा, ये मैंने ना बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखी है, जितने भी हमारे यंगस्टर्स आते हैं ना अली, तो उनमें ये जो हमारे लेजेंड जो गुजरे हैं, जिनकी आवाज़ें इतनी खूबसूरत थी, और कहा जाता है कि ये एक समंदर हैं ये इनका, और आप लोग उनसे इंस्पायर होते हैं, ख़ासतौर जितने भी यंगस्टर्स हैं कि क्लासिकल मौसीकी जिसमें नुसरत फतेह अली खान आ जाते हैं, मैडम नूरजहां आ जाती है, मेहदी हसन साहब आ जाते हैं, तो सारे उनसे इंस्पायर्ड होते हैं। और बड़ा मुश्किल भी होता है कि इनको गाना है, इनको सुनना है। तो सर, न्यू जनरेशन में से कौन पसंद है, कोई सिंगर? न्यू जनरेशन में से काफ़ी लोग अच्छा गाते हैं। और तो क्या क्या कर रहे हैं साथ, सिंगिंग के साथ साथ क्या क्या और क्या हॉबीज हैं आपकी? मैं म्यूज़िक ही करता हूँ। म्यूज़िक ही करते हैं, ठीक है। तो अब बाकायदा सीख रहे हैं किसी से? बिल्कुल, मैं सीख रहा हूँ। उस जवाद अली नाम है मेरे उस्ताद का, और मैं 10 साल से सीख रहा हूँ, म्यूजिक कर भी रहा हूँ, सीख भी रहा हूँ। क्या बात है।
अच्छा, यंगस्टर्स के लिए क्या पैगाम देंगे, क्या कहना चाहेंगे जो न्यू यंगस्टर्स इसमें आना चाहते हैं? वैसे तो मैं खुद भी यंग ही हूँ। नहीं मतलब जो आप जैसे नौजवान जो इसमें आना चाहते हैं, वो आप तो यंग से है ही हैं, बाकी आप जैसे बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? उनको ही क्या कहना, बस मेहनत करें, प्रैक्टिस करें, डेली प्रैक्टिस है, म्यूजिक डेली प्रैक्टिस का नाम है। अच्छा। और स्ट्रगल करते रहें तो इसी स्टेज पे जाके आप अचीव कर जाएंगे। लगे रहने का नाम वो है, मेहनत कामयाबी है। मतलब रोजाना ही आप भी रोजाना आप प्रैक्टिस बिल्कुल करते डेली हैं? प्रैक्टिस तो डेली। एक गैप अगर आ गया तो आपको लगता है कि आप 1 साल से म्यूजिक नहीं किया आपने। अच्छा। अगर आपने एक दिन भी गैप कर दिया बीच में तो प्रैक्टिस exactly. प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, भाई यही है, और तो कुछ नहीं वैसे है। भी मैं कहते हैं इसी ना, फॉर्मूले पे practice- चलता हूँ। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये वाकई ऐसा है कि आप जितनी प्रैक्टिस करते हैं उतना Exactly. आपका अच्छा वो होता जाता है। तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है जनाब, अली जैसे और भी जितने भी यंगस्टर्स हमें देख रहे हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं, वो हमारे प्लेटफॉर्म पर आएँ और अपनी आवाज़ का जादू जगाएं, या जो भी आपके अंदर टैलेंट है वो यहाँ पर आके आप लोगों तक पहुँचाए। थैंक यू सो मच अली फॉर कमिंग हियर, और बहुत अच्छी आवाज़ है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। Thank you. तो जनाब यहाँ पर मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।